ओके जी। सो आप लोग अच्छे होंगे, है ना? तो देखते हैं, जो भी जिनके क्वेरीज हैं चैट में लिख सकते हो या अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। तो थोड़ा इस बार ना अभी थोड़ा खेला हो गया है, नहीं अचानक बीच में 6 महीने पहले। तो ये ऐसा हुआ था, देखो ये पहली बार नहीं है। जैसे लास्ट जो सिलेबस अभी आप देख रहे थे 2000 जो 25 का सिलेबस था, 24 का था, 23 का था, 22 में थोड़े चेंजेज आए थे। तो जैसे पहले जो अगर आप देखेंगे 2005 में जब जैम स्टार्ट हुआ था, तो पैटर्न है ना मिक्स था, लाइक अराउंड चेंज होता रहा है ओवर टाइम, इट्स नॉट यूनिफॉर्म नहीं रहा है। आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जैसे शुरू में ऐसा रहा है कि 14 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे और 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ऐसा पैटर्न था 2005 से 14 तक। थोड़ा सा बीच में भी चेंज हुआ है, बट ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो इस तरह का पैटर्न रहा है कि पहले 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे एंड देन नेक्स्ट 14 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे, वो 100 मार्क्स का होता था। फिर 2015 में चेंज आया। 2015 में क्या हुआ कि पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था पेन पेपर वाला, है ना। फिर ऑनलाइन 2015 में एग्जाम स्टार्ट हुआ। फिर 15 में ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। तो ऑनलाइन में पहले 60% स्टैटिस्टिक्स आता था, 40% मैथमेटिक्स आता 2015 वाले पेपर में, और सिलेबस थोड़ा अलग था। तो 15 से लेके 21 तक सिलेबस एक रहा ऑलमोस्ट, एंड उसका पैटर्न 60-40 का था, स्टैटिस्टिक्स 60%, मैथमेटिक्स 40%। फिर 2022 में आई थिंक रुड़की ने कराए थे। सो उस टाइम रुड़की ने चेंज किए थे, आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन सूट 2022 का, जहाँ तक मुझे याद है रुड़की था। सो रुड़की जो है, सो उसमें क्या किया इन्होंने, थोड़ा सिलेबस चेंज किया। आप देखेंगे तो कुछ पार्ट पी वैल्यू और ये सब इन्होंने स्क्यूनेस कर्टोसिस ऐड किया था। और उसके बाद फिर तब 2022 में 30-70 हो गया, 30 मैथमेटिक्स पोर्शन और 70 स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। हम बात करें जैम एमएस की, स्पेशली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की, है ना। तो ये पैटर्न रहा 2022, 23, 24, 25, 4 साल। अभी आईआईटी बॉम्बे इस बार एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रही है, तो आज ही वेबसाइट लॉन्च हुआ है, मतलब आज मैंने देखा है। सो उसमें कुछ उन्होंने बहुत सजेस्ट से चेंज किए हैं। सो पहले अगर आप देखेंगे, जैसे अभी थोड़ा परसेंटेज का वो है, अगर मैं यहाँ से दिखाऊं आपको, तो इसमें मेनली क्या है कि जैसे एक सिलेबस शुरू में जो वेबसाइट पे अपडेट हुआ था, जो बच्चों ने डाउनलोड किया, तो अच्छा इसको मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है। सो शुरू में जो अच्छा ये शुरू में जब, अच्छा ये तो बाद का है, जो बाद में अभी आई थिंक जब डाउनलोड करेंगे तो ये सिलेबस आएगा, तो यहाँ परसेंटेज नहीं है, तो ये अभी का सिलेबस है। तो मेजर जो अपडेट है आप देखे होंगे सिलेबस में है, स्पेशली जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस बार आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रहा है जैम 2026, और ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का इन्होंने सिलेबस है। तो ढंग से पढ़ेंगे तो कुछ टॉपिक इन्होंने, है ना, इधर उधर किए हैं। सो अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, लिम्सुप लिमिन पे क्वेश्चन तो पहले भी आते थे, ऐसा नहीं कि नहीं आता था। जैसे सीक्वेंस के लिम्सुप पे क्वेश्चन आए हुए ना, पहले भी आए हैं। सो इस तरह से है। ये तो सीक्वेंसली चलो था, मतलब जो बिल्कुल न्यू टॉपिक है। डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस भी था, है ना। बाकी इसमें मैट्रिसेस डिमांड, इसमें आर एन सी एन, है ना, ये वेक्टर स्पेस है। तो इसमें देखते हैं अभी क्या है नया, अभी जब तक इधर आते हैं। तो एक जो फुल पोर्शन ऐड हुआ है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सीयूईटी में भी है। तो अब सीयूईटी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये हो गया कि ये सिलेबस अलाइन हो गया सीयूईटी से, ये वाला पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैम में भी ऐड हो गया है, सीयूईटी में भी है। ठीक है। तो आपके पास है, आई थिंक आईएसआई में भी है ना, एक बार देखना पड़ेगा देख फिर से। सो ये आपका थोड़ा सा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ये ऐड हुआ है, पूरा पोर्शन ऐड हुआ था। कुछ क्वेश्चन इसके तो आएंगे, है ना। तो पहले जो पैटर्न था वो मार्क्स की बिल्कुल अब चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये फुल न्यू सेक्शन है। उसके बाद आप देखेंगे पहले जो यूनिवेरिएट स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट था, उन्होंने मर्ज करके यूनिवेरिएट ही कर दिया। फिर मल्टीवेरिएट स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट था, उसको भी इन्होंने मर्ज करके एक कर दिया। फिर लिमिट थ्योरम्स में, जैसे जैम में हम लोग बोलते थे सिर्फ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन था, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी था, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम था। एक्चुअली कन्वर्जेंस 4 तरह का होता है, इस बार चारों इंक्लूड हो गया जैम में, गेट में था सारे। तो गेट का पूरा सिलेबस इन्होंने ये वाला कॉपी पेस्ट कर दिया। आप गेट का सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो ये पोर्शन बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन मीन, तो ये आपके लिए नया है जो जैम के ओल्ड सिलेबस के रेस्पेक्ट में, है ना। मीन स्क्वायर, फिर ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, ये भी नहीं था जैम में पहले, अभी ऐड हुआ है। फिर कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन था,
इंटर रिलेशन क्या है, तो मतलब दो तरह का कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी था। तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं गेट का सिलेबस पढ़ाता हूँ, नेट का पढ़ाता हूँ। नेट का लेवल फार मतलब डिफिकल्ट है देन जैम और गेट, है ना। मतलब ये समझ लो, अगर जैम का लेवल मान लो जैम 5th फ्लोर है, गेट भी अराउंड उसी लेवल पे है, और नेट अगर तुम देखोगे तो 100वां फ्लोर है। इतना गैप है क्वेश्चन के लेवल में, अगर तुम चाहो तो पेपर खोल के देख लो। सो इस तरह कई बार क्वेश्चन ऐसे होते समझ ही नहीं आएगा, मतलब इस तरह का वास्ट, क्योंकि उसके वजह ये भी है कि सिलेबस भी बहुत वास्ट है, क्वेश्चन बहुत एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल रहते हैं नेट में। क्योंकि मैं नेट और जैम दोनों पढ़ा रहा हूँ, जैम गेट नेट पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है सिलेबस में, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, वही टॉपिक्स है। सीयूईटी के मेरे ऑलरेडी बैचेज हो चुके हैं, जैम के भी चला चुका हूँ, जैम तो 6-7 साल होने वाले हैं, गेट है ना, नेट भी चल रहा है पिछले 2 साल से, गेट भी चल रहा है। गेट का सिलेबस भी चेंज हुआ है या सेम? गेट का भी वेबसाइट नहीं बना है, गेट का भी अपडेट नहीं आया है। जैम और गेट का ऑर्गेनाइजेशन सूट सेम नहीं है, अलग अलग है, हर साल अलग अलग होता है। तो जैम इस बार आईआईटी बॉम्बे करवा रही है, गेट कोई और इंस्टीट्यूट कराएगी, उसका भी वेबसाइट नहीं आया। जब वेबसाइट लॉन्च होगा तो पता चलेगा आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करा रही है, ठीक है। तो गेट का भी आएगा तो भी पता चलेगा गेट में भी चेंज हुआ है क्या। ये प्योरली इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, कि जैसे ये जैम ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे को बनाया गया, तो बॉम्बे ने एक कमेटी बनाया होगा डिफरेंट लोगों का, फिर कमेटी ने डिसाइड किया कि इस बार कुछ नया करते हैं, है ना, मतलब इस बार को तूफानी करते हैं। फिर उन्होंने कहा चलो पिछले बार का सिलेबस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम नया करेंगे। और इसका मुझे थोड़ा सा, अभी मैं कुछ दिन पहले राजनुष्का श्रीवास्तव सर आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर है, तो मैं दिसंबर में गया था आईएएस से, इंडियन इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, उसका एक कॉन्फ्रेंस था CUSAT केरला में। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ आइडिया लग गया था, सर कुछ कहने वाले थे कि एक तो ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे कि तुम लोग क्या पढ़ाते हो कि बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, फिर यहाँ आके बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। राधे सर है आईआईटी बॉम्बे में फैकल्टी हैं, हमें भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाए थे वो, तो वो कॉन्फ्रेंस में मिले थे, तो वही कुछ बता रहे थे इस तरह से। तो मुझे लगा कि अच्छा कुछ हो सकता है क्या नेक्स्ट टाइम, लेकिन ऐसा क्लियरली बताया नहीं उन्होंने। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनको थोड़ा बहुत पता रहा होगा, शायद इस तरह से कुछ वैसा था। तो उस समय वो कुछ डिस्कशन हमारा हुआ था वहाँ पे। तो मैं कोई कॉन्फ्रेंस में जाता रहता हूँ क्योंकि हमारा रिसर्च का होता रहता है। सो उसमें वो मिले थे मुझे, है ना, अभी केरला CUSAT जो है, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, तो वहाँ पे था। तो उस तरह से था। तो वही लोग जो स्टैट्स के सिलेबस में कौन लोग होंगे, किन्होंने बनाए हैं, जो आईआईटी बॉम्बे में जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो 15-20 फैकल्टीज स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो उनका ही है ना, उन लोगों ने ये सब डिसाइड किया है। तो उनकी जो कमेटी रही होगी उन्होंने डिसाइड किया है कि ऐसा है। चूंकि मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ तो इसीलिए वैसे है। तो बाकी इसमें बस ये कि ये ऐड हुआ है, बाकी देखेंगे सैम्पलिंग में देखते हैं। तो इसका इन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया, मतलब सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगता था हमें, जैम MS का इतना ज़्यादा सिलेबस था, थोड़ा और इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये चीज़ है, तो ऐसा लग रहा है कि जैम गेट नेट को एक ही लेवल पे ले आएंगे ऐसा करके। सो इस तरह लग रहा है। नियर बाय तो सेम ही हो गया है। हाँ, जैम और गेट तो ऑलमोस्ट वही हो गया। तुम मल्टीवेरिएट जो है, बाईवेरिएट नॉर्मल तो है ही यहाँ पे, बस मल्टीवेरिएट नॉर्मल वहाँ एक्स्ट्रा है, बाईवेरिएट तो वहाँ भी है मल्टीवेरिएट एनालिसिस में। तो वही थोड़ा रिग्रेशन ऑलरेडी इसमें था, रिग्रेशन है ना, तो वैसा है। तो ऑलमोस्ट गेट का सिलेबस, तो जो बच्चे जैम गेट का सोच रहे टेंशन, तो अब क्या है कि जैम की गेट की तैयारी करो, लगभग बराबर ही है, ठीक है। सर रिकॉर्डेड बैच में कैसे क्या होगा जी, रिकॉर्डेड बैच में? रिकॉर्डेड में देखो, जो बच्चे रिकॉर्डेड कोर्स के, उनको टेंशन नहीं लेना है, वो अपडेट हो जाएगा। अभी मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, तो ये सिलेबस भी पढ़ाऊंगा जो ऐड हुआ है। तो जो रिकॉर्डेड ओल्ड, मतलब मान लो जो बच्चा अभी खरीद चुका है, 6 महीने पहले ही खरीद लिया, तो उनको नया, जी सर। उनको उसमें ऐड कर देंगे हम, जो भी नया पढ़ाएंगे वो आपको ऐड हो जाएगा ऐप में, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम थोड़ी आपका नुकसान चाहेंगे, और कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, ठीक है ना। ये है कि एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना, जो है उसी में आपको। अभी ओल्ड सिलेबस होगा, तो ओल्ड तो पूरा है ही ऑलरेडी, तो वो पहले कवर कर लो किसी तरह से। अब जो 3 सेक्शन नया है, जैसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस, मैं गेट में ही पढ़ाता हूँ, नेट में ही पढ़ाता हूँ, तो कुछ नया तो है नहीं मेरे लिए, तो ऐसा नहीं मुझे पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ ये टॉपिक, तो वैसा है। फिर बाकी जो नॉन पैरामेट्रिक है, मेरा रिसर्च एरिया नॉन पैरामेट्रिक ही है, देखोगे तो इन्फेरेंस और वो मतलब सर मेरे को ना जैसे लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच में थोड़ा सा बता देते किसमें, लाइव बैच में और रिकॉर्डेड बैच में। लाइव और रिकॉर्डेड में डिफरेंस। जी सर, थोड़ा हाँ, सा मतलब देखो एक वो तो, मेरे को पता है, ये क्लास कब चलेगा ही सर। हाँ देखो, रिकॉर्डेड जो हम कोर्स बेस्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेचते हैं, जो 5000 का कोर्स है हमारा, उसमें सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है और कुछ नहीं मिलता है उसमें। हाँ, DPPs हम आपको दे सकते हैं, तो DPPs और रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं। लाइव वाला जो चल रहा स्टडी वाला, मटेरियल, हाँ है ना, स्टडी मटेरियल, जी जी, स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ना हाँ सर? स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हाँ, रिकॉर्डेड में फुल सिलेबस आपको जो नया अपडेटेड है वो मिलेगा, प्लस स्टडी मटेरियल भी आपको, जो प्रॉब्लम सीट है, जो भी हमारे DPPs नॉन PYQ वाले हैं, जो PYQs के हमने टॉपिक वाइज बना रखे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा वैरी करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम तो है नहीं, कुछ नई चीजें हैं जो आपको गेट या नेट के सिलेबस से अब करना होगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि आप जैम, गेट, नेट, ISI, ISS, इन सब के PYQ उठाओ,
और ये सिलेबस साथ में रखो, और जो जो क्वेश्चन आपको इन सिलेबस के दिखते हैं सॉल्व करो, उससे आपका लेवल अच्छा इंप्रूव होगा। क्योंकि पीवाई क्यूज का ना एक लेवल होता है, बुक में एवरेज क्वेश्चन भी है, बिलो एवरेज भी है, कुछ टफ भी हैं, रेयरली बहुत कम बहुत टफ क्वेश्चन मिलते हैं जनरली किताबों में जो होते हैं, जो एवरेज इंट्रोडक्शन लेवल की बुक है। तो उस तरह से पीवाई क्यूज आप करोगे तो जैम, गेट, नेट, आईएसआई और आईएसएस, इन सब का कोशिश करो, टारगेट करो सिलेबस का। सारे क्वेश्चन मत करो, इनके क्वेश्चंस करो पीवाई क्यूज जो आपके जैम के सिलेबस के हैं, जो जैम के एस्पिरेंट्स हैं। बाकी डाउट है तो आप डाउट पूछो, डेली मैं 11 से 12 डाउट क्लास लेता हूँ, वो कम पड़ेगा तो शाम को 6 से 7 भी ले सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं 7 से 12 पढ़ाता हूँ, तो 6 से 7 ही खाली हूँ मैं, इस तरह से है। तो वैसा है। बाकी इसमें देखते हैं भी नया जो सेक्शन ऐड हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो नया में एक तो पूरा पूरा ये वाला सेक्शन ऐड हुआ है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, ठीक है। और बाकी इधर लिमिट थ्योरम में 2-3 टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे जो यहाँ बात कर रहे थे हम लोग लिमिट थ्योरम में, कि इसमें जैसे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है ना, तो कल ही अभी रात को सोहम पूछ रहे थे, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट है ना एस्टिमेटर, और वीक कंसिस्टेंट, तो स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है सिलेबस में, क्योंकि वो आज अपलोड हुआ है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर गलत बता रहे हैं ना, तो उस तरह से है। तो ये अब स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर ही पार्ट ऑफ सिलेबस है, जो कि डायरेक्टली बेस्ड है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पे, ठीक है ना। बाकी आप जानते ही हैं, तो ये इसमें कुछ पार्ट ऐड हुआ है। तो बोरेल कैंटिलीवर लिखा नहीं है तो हमें अज्यूम करना है ना कि इसमें है। बोरेल कैंटिली, हाँ, क्योंकि बोरेल कैंटिली लेमा के हेल्प से ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस प्रूफ होता है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां प्रूफ करना है कि दिस सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू अ रैंडम वेरिएबल, तो कैसे प्रूफ करोगे, तो उसके पीछे बोरेल कैंटिलेमा यूज होता है, तो वो आपको ऑब्वियसली कराया जाएगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है, तो वो करना पड़ेगा। प्री रिक्विजिट टाइप का है, कि वो उस जैसे होता है ना कि अगर ऐसा होगा तो कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस होगा, तो वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस आ जाएगा, हाँ वो करना पड़ेगा बोरेल कैंटिलेमा, है ना, ये है। सर मैथ का सिलेबस कटा है कुछ? जी जी, सर मैथ का सिलेबस कटा है कुछ? समझ नहीं आया मुझे, क्या कह रहे हैं, मॉक सर मैथ का जो सिलेबस है, मॉक टेस्ट का? नहीं सर, नहीं सर, वो कह रहा है कि मैथ का सिलेबस। अच्छा, मैथमेटिक्स, जैम मैथमेटिक्स, यस सर। तो वेबसाइट पे है ना, आप खोल लो, जैसे मैं अगर नहीं सर, वेबसाइट, नहीं सर, इसका जो 25% हो गया है, पहले 30% था। नहीं वो भी श्योर नहीं, अभी वेबसाइट पे हटा दिया उन्होंने, ये मैं दिखा रहा था ना अभी। चलो मैं वापस से कंक्लूड करता हूँ, फिर मैं वापस खोलता हूँ। मैथ्स और कम कर दिया उन्होंने सिलेबस। हाँ शायद ऐसा है, लेकिन वो बाद में वेबसाइट पे हटा दिया है, तो हो सकता है। तो एक तो ये पूरा न्यू ऐड हुआ है, नॉन पैरामीट्रिक मेथड, जो कि गेट में भी है, यहाँ भी ऐड कर दिया। स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो कि गेट में है, यहाँ ऐड कर दिया। तो ये सब सिलेबस, क्योंकि आपको पहले से बोलता रहा हूँ कि जैम का पूरा सिलेबस गेट में है, गेट का पूरा सिलेबस नेट में है, तो अभी भी है, जैम का पूरा सिलेबस गेट में है, गेट का पूरा सिलेबस नेट में है। अब थोड़ा जैम का सिलेबस को बढ़ा दिया है, तो गेट के सिलेबस के ऑलमोस्ट इक्वल होने वाला है, वैसा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी मैं जो कहना चाह रहा था, ये देखिए, बाद में मैंने सिलेबस जब डाउनलोड किया तो मुझे ये मिला, तो यहाँ कहीं परसेंटेज का जिक्र नहीं है। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, जो शुरू में बच्चों ने डाउनलोड किया था, अभी बाकी एक बार ये देख लेते हैं पोस्टर, फिर मैं आता हूँ ना। सो ये पोस्टर जो उन्होंने रिलीज किया है, तो आप अगर देखेंगे इसको तो ये विजिबल है, ये ज़्यादा हो गया। तो इसमें मेनली क्या है कि बाकी तो ये आप जानते होंगे जैम के बारे में, भी कुछ दिन पहले मैंने सेशन किया था, जैम क्या होता है। मुझे तो वेबसाइट से हम खोल लेते हैं ना, तो इनका जो वेबसाइट है jam2026.iitb.ac.in, तो अब ये जैम 2005 खुला हुआ है ना, तो अब हमें जैम 2026 पे आना पड़ेगा। जैम 2026.iitb.ac.in, ठीक है। तो ये नया वेबसाइट है, ठीक है। तो बाकी हमारे काम का क्या है, तो मैं एक्चुअली आता हूँ पहले सिलेबस पे थोड़ा सा। देखिए, तो अभी अगर हम सिलेबस रिसेंट वाला डाउनलोड करूँ, तो कुछ तो दिक्कत है। ये मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा है? फिर नीचे आ रखा है ना, हाँ, नीचे आ रखा है ना, देखो ये रहा, इस पे क्लिक कर लो। अरे यहाँ आ गया ना, सॉरी, हाँ वो सही सही करें, हाँ। तो ये है ना हमारे पास, तो ये आप देखेंगे डिफरेंस सिलेबस का, ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हमारे काम का है। तो मॉक टेस्ट एग्जाम के पहले एक आता है, जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए पोर्टल कैसा होगा, पोर्टल से फैमिलियर होंगे, उसके लिए ये मॉक टेस्ट है। जब एग्जाम के 10 दिन पहले आप देखेंगे, तो इसमें एक मॉक टेस्ट का वो ऑप्शन देंगे आपको, मतलब जस्ट सबमिट करके इवेलुएट करने के लिए नहीं, जस्ट आपको जो उनका
सेटअप है या बोले कि जो इंटरफेस है उससे फैमिलियर होने के लिए दे विल गिव यू वन ऑप्शन। उसमें मेनली 2025 वाला पेपर ही होता है। जस्ट आप फैमिलियर हो जाओ एक बार अटेम्प्ट करके, वो सबमिट नहीं होगा और आंसर नहीं आएगा, जस्ट टू गेट फैमिलियर कि कैलकुलेटर कैसे यूज करना, तो वो एक ऑप्शन देंगे। अभी नहीं होगा ये, तब होगा। तो हम इस पे आते हैं। तो अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरू वाला जो जिन बच्चों ने डाउनलोड किया होगा वहां यहाँ लिखा होगा 25% मैथमेटिक्स, 75% स्टैटिस्टिक्स। अभी अगर डाउनलोड करोगे तो वो पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ रिप्लेस हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे तो मेनली क्या है ना, अभी तो उन्होंने नहीं लिखा है, बट मुझे लग रहा है कि हो सकता है, बट वो हो सकता है डिसीजन अभी पेंडिंग हो या कुछ वैसा हो, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा पूछ के मेल करके, है ना। सो मे बी 30% तो अभी तक था ही, और बाकी है ना, जो भी जिनके क्वेरीज हैं आप चैट में लिख सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार। बाकी ये तो सिलेबस का ही मेजर चेंज जो हुआ है हमारे लिए, वो सिलेबस ही है। सर एक बात और पूछनी थी, मतलब आईआईटी बॉम्बे का पेपर पैटर्न कैसा, टफ लेवल कैसा रहता है पेपर का, टफ रहता है मतलब प्रीवियस ईयर से? तुम पुराना लास्ट टाइम जैम कब ऑर्गेनाइज किया था, चेक करो जरा ऑनलाइन कि लास्ट टाइम जैम कब ऑर्गेनाइज किया था 18 में बॉम्बे ने, हैं 18 18 में ना। तो जैम 2018 का पेपर तो इजी था अगर वैसे देखोगे तो। वही सर, जैसे आईआईटी बॉम्बे इस साल बना रही तो पेपर का लेवल कैसा रहेगा? ये मुझे लगता है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ बच्चे इंस्टीट्यूट को वो कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इंस्टीट्यूट में एक ही प्रोफेसर तो है नहीं, है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, कमेटी बनती है पेपर बनाने के लिए। जैसे अभी जैसे जैम गेट ऑफिस वहाँ पे है, तो जैम के कोई चेयरमैन होंगे, उनकी एक कमेटी होती है। जैसे डिपार्टमेंट से कुछ फैकल्टी को प्रपोज किया जाएगा, मतलब नॉमिनेट किया जाएगा कि ये जैम कमेटी में होंगे जैम एमएस के लिए। अब कौन से फैकल्टी आते हैं इस पर डिपेंड करेगा पेपर कैसा होगा। कि ऐसा नहीं हर बार बॉम्बे ने टफ बनाया था हर बार टफ ही बनाएगा, जरूरी तो नहीं है ना। जैसे पिछले बार अभी 24 का देखो किन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जैम 25 का किसने किया था ऑर्गेनाइज, देखो भाई 24 का दिल्ली ने ना। 25 का लास्ट टाइम दिल्ली कब किया था चेक करो, दिल्ली 17 2025 में। में 17 में किया था। 17 का पेपर तो इजी था ना। तो कैसे प्रेडिक्ट करोगे, 17 में दिल्ली ने बनाए थे, फिर 25 में बनाए, फिर 18 में बॉम्बे ने बनाए अभी, है ना। तो ये रोटेशनल बेसिस पे चलता है इनका। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, मुझे लगता है डिपेंड करता है फैकल्टी पे, क्योंकि एक ही फैकल्टी तो है नहीं। जैसे स्टैटिस्टिक्स जो पेपर बना रहे हैं वहाँ पे जैम एमएस के जो बनाएंगे, तो उनकी एक कमेटी होगी। अब बॉम्बे में 15 से 20 अराउंड प्रोफेसर है जो स्टैटिस्टिक्स के हैं। अब किनका इस बार किनको काम मिला है, ये उन पर डिपेंड करेगा ना कि वो कैसे पेपर बनाते हैं। तो ये उन पे डिपेंड करेगा, ये फैकल्टी टू फैकल्टी डिफर करेगा। इट्स नॉट लाइक कि बॉम्बे हर बार डिफिकल्टी बनाता है। सो मैं इसी को बिलीव नहीं करता। मैं देखता हूँ मार्केट में लोग ऐसा बोलते हैं कि गुवाहाटी ये डिफिकल्ट बनाएगा, रुड़की, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। बट आप लास्ट रिकॉर्ड जैम 2005 से लेके 25 तक अराउंड 21 साल हो गया, 7 आईआईटी ऑर्गेनाइज करती है, तो 3 बार बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर चुकी होगी। जैसे आपने बताया 2016 में किया था, अभी है ना 26 में कर रही है। फिर उससे पहले देखे एक बार और किया होगा, उसका पेपर देखो। पेपर जो हिस्ट्री में डिफिकल्ट पेपर आया है अभी 23 का था और 25 का था, यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। 22 का डिफिकल्ट था, 22, 23, 25, 21 के भी थोड़ा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट कह सकते हो। तो 21 थोड़ा डिफिकल्ट था, 22 उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ, फिर 23 उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ, 24 बहुत आसान हो गया, 25 बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो इस तरह से है, तो ऐसा कुछ नहीं था। आप बस ये कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि पेपर आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो, आपका रैंक सेम रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि पेपर आसान आ गया तो फर्स्ट रैंक ले आओगे और पेपर मुश्किल आ गया तो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? पेपर आसान है, सबके लिए आसान है, सब अच्छा करेंगे। पेपर मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। पेपर बहुत मुश्किल आया तो 50, 50s में तुम्हारे टॉप 10 में रैंक हो गए। पेपर आसान आया तो 90s में टॉप 10 में रैंक होंगे। यही हुआ 24 में कि 93 पे फर्स्ट रैंक था, 91 पे सेकंड रैंक था 24 में, है ना। 23 में 55 पे सेकंड रैंक था, इस बार भी 50s में सेकंड रैंक होगा। फर्स्ट रैंक आई थी 79 पे, ऐसा कुछ गया था इस बार का ना, इस तरह से कुछ था। 78 ना। तो उस तरह से था कि वो डिपेंड करता बच्चा भी कैसा है। कोई बच्चा IAS अगर पढ़ा हुआ है, बहुत एक्सीलेंट बच्चा, तो ऐसे ही अच्छा कर लेगा। ये चीज़ है, कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, है ना। सो आपको मतलब ऐसा नहीं समझना कि आसान आएगा तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। एडमिशन मार्क्स पे नहीं, रैंक पे होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2024 में जिन बच्चों के 50-60 मार्क्स थे उनका भी एडमिशन नहीं हुआ जनरल में जनरली,
मतलब 40s में चलो 40s में थे तो उनका भी IIT जनरल नहीं मिला होगा क्योंकि उनका रैंक बहुत खराब था। लेकिन इस बार जिनके 40 मार्क्स थे उनके टॉप 20 में रैंक थे, है ना। तो उस तरह से है। सो ये मत सोचो कि आसान आ जाएगा, तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें खुद पे भरोसा करके एग्जाम में चाहे पेपर आसान है डिफिकल्ट अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, यही आप कर सकते हो। एडमिशन रैंक पे होना है तो रैंक अच्छा इंप्रूव करना है तो अपना बेस्ट परफॉर्म करो, बेस्ट प्रिपरेशन करो जो कर सकते हो। आसान डिफिकल्ट के चक्कर में टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर कोई बच्चा कहता है सर पेपर डिफिकल्ट था इसलिए अच्छा नहीं कर पाए, तो भाई तुम्हारे लिए डिफिकल्ट थोड़ी था, सबके लिए था ना। अगर आसान आता तभी तुम्हारा वही रैंक आता, मैं ये कह रहा हूँ। रैंक पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना है किसी का, बस ये कि तुम पैनिक कर रहे हो एक्स्ट्रा तो उसका लॉस हो सकता है। तो सब लोग कर सकते हैं पैनिक, तो अगर पैनिक तुम कर रहे हो तुम्हारा थोड़ा मेंटलिटी वीक है, तुम्हारा एटीट्यूड वीक है, इसका ये मतलब है। सो आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है कि एग्जाम चाहे मुश्किल हो आसान हो, हमें अपना बेस्ट देना है, जो हो सकता है करेंगे, जो नहीं कर सकते क्यों उसका टेंशन लेना है। तो ये चीज़ें हैं, तो मुश्किल आसान के चक्कर में मत पड़ो, अच्छी तैयारी करो, चाहे पेपर आसान है डिफिकल्ट है, जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनमें ही रैंकिंग होनी है। तो जो 3000 बच्चे अराउंड अप्लाई करते हैं रैंकिंग उन्हीं में होनी है, कि चाहे आसान आएगा तब भी जो हाईएस्ट मार्क्स वाला फर्स्ट रैंकर होगा, मुश्किल आएगा तब भी हाईएस्ट मार्क्स वाला फर्स्ट रैंकर होगा। तो आप अगर फर्स्ट रैंक डिजर्व करते हो चाहे पेपर आसान है डिफिकल्ट है, फर्स्ट रैंक ही आएगा आपका, ये चीज़ है। तो आप उस पर डिपेंड करे आपने कितनी प्रिपरेशन की है, आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा चीज़ें, ठीक है। चैट को मैं आंसर करता हूँ 1 by 1, तो एक बार देख लेते हैं। मैं जो कहना चाह रहा था कि अभी देखो ध्यान से सिलेबस को, तो ये अभी मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया, यहाँ कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है। कुछ देर पहले जब शुरू में जिन बच्चों ने डाउनलोड किया है उनका ऐसा दिख रहा था। अब शायद आपके पास PDF ग्रुप में मैंने भेजे थे, दोनों भेजे थे। इसमें देखो ये शुरू में वेबसाइट पे अपलोड हुआ था, यहाँ एग्जैक्टली मेंशन है कि सेक्शन 1 to 3 25% वेटेज रहेगा, सेक्शन है ना स्टैटिस्टिक्स का 4 to 12 75% होगा। अभी जो PDF वेबसाइट पे पड़ी हुई है उस पर कोई वेटेज का मेंशन नहीं है, मतलब हो सकता है उन्होंने डिसीजन या तो चेंज कर लिया हो या अभी विचार कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये मेंशन अभी ये जो शुरू में अपलोड हुआ था PDF इनिशियली उसमें था, अभी आप डाउनलोड करो वेबसाइट से, नहीं है ये परसेंटेज का इशू। तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 होगा, 26, 27, 28, 30 होगा, 25 से 30 में ही होगा मैथमेटिक्स, ये है। तो अगर इस पे हो सकता है दोबारा ये लोग विचार करेंगे, बाद में री अपलोड करेंगे इस पे, अगर वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा तो मुझे लग रहा है शायद वो लोग है ना, अगर माइंड चेंज किया है तो कुछ वजह हो सकती है ना, ये। बाकी हम थोड़ा इस पे आते हैं। सो ये बस मैं कहना चाह रहा था, ठीक है ना। बाकी तो एक बार देख लो क्या है, बाकी तो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है जैम के बारे में आप लोगों को है ही, तो हम वेबसाइट से ही देख लेते हैं। तो ये वेबसाइट है, एलिजिबिलिटी का रहता है लोगों को, तो जैम में अपियर होने के लिए कोई खास एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे है नहीं, है ना। तो जो अगर तुम एलिजिबिलिटी पे आओगे तो ये बाकी वेबसाइट आप एक्सप्लोर कर ही रखे होंगे, तो मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं उन बिगलर बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई भी नहीं होंगी, ठीक है ना, चीज़ें अपडेट हो रही होंगी यहाँ पे, कि जैसे अभी यहाँ पे एक चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर, जिन बच्चों को डाउनलोड करना हो पूछते थे प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ पे जाओगे तो प्रीवियस ईयर पेपर इन्होंने क्या किए हैं, हर जैम का 12 से लेके 2012 से लेके, है ना, यहाँ पे 2012 से लेके 2025 तक का है। इसके पहले का चाहिए तो एक और वेबसाइट है, आप वहाँ जाओगे, ये तो हमारे ऑलरेडी ड्राइव में आप उस पर ऐप पे है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो IIT रुड़की वालों ने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जैसे आप डालोगे जैम PYQ, है ना, 2005 टू, इन्होंने 2005 से लेके 2012 तक चाहिए ना आपको, 12 से आगे तो ऑलरेडी है, 11 तक चाहिए एक्चुअली। तो ये IIT रुड़की की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये इनका वेबसाइट है जिसपे उन्होंने 5 से लेके, यहाँ पे आप देखेंगे 5 से लेके 15 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। तो मतलब जिन लोगों को, जिन्होंने नहीं सेव कर रखे हैं, तो ये वेबसाइट है IITroorkee.ac.in/ है ना, जस्ट गूगल करोगे, जैसे मैंने गूगल किया तो मिल जाएगा। तो 5 से लेके 15 तक यहाँ मिल जाएगा, और जो जैम 2026 की वेबसाइट है उस पर 12 से लेके 25 तक का पेपर है। तो पूरा ईयर वाइज पेपर है, ढंग से इसको 5-10 बार सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंट हो जाओगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में। जो कन्फ्यूजन है लोगों से क्लियर कर लो, ऑनलाइन है, टीचर है, दोस्त हैं, जहाँ से भी हेल्प मिलता है वहाँ से कर लो, ये चीज़ें हैं। क्योंकि सिलेबस PYQ करना कंपलसरी है, ठीक है। अब ये है कि ये PYQ करना 100% गारंटी नहीं दे, क्योंकि इस बार नया सिलेबस भी है, मतलब नया कंटेंट भी है, कि आपको डिस्क्रिप्टिव करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्टिव नेट में आते हैं, फिर आपको स्टोकेस्टिक करना पड़ेगा, नॉन पैरामेट्रिक करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब गेट और नेट में आते हैं। तो जैम गेट नेट का पेपर टारगेट करो जो जैम के सिलेबस का है, और अच्छे से कर लो, जो डाउट हो डिस्कस करो, ठीक है। बाकी हमने एक PPT बनाया था बेसिक किसी वेबसाइट से, तो एक बार देखता हूँ उसमें क्या है जो मतलब बनवाए थे हमने।
तो ये तो देख लिया होगा नोटिफिकेशन आप लोगों ने, इसमें कुछ खास तो है ना, इस सबको पता ही है, ये वेबसाइट उन्होंने लॉन्च किया था, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है कि जैम क्या होता है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी में क्या है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और करेंटली स्टडिंग इन द फाइनल ईयर। तो कुछ बच्चे भी पूछते हैं सर फाइनल ईयर अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो यस, ठीक है, ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जैम, ठीक है। बाकी स्पेसिफिक कोर्स की एलिजिबिलिटी होती है, तो वो आप वेबसाइट पे अभी धीरे धीरे आ जाएगा, अभी वेबसाइट तो आज लॉन्च हुआ, धीरे धीरे अपडेट आते रहेंगे कि इस कोर्स की ये, तो अभी तक तो नो रेस्ट्रिक्शन था लास्ट ईयर, क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो लास्ट ईयर था वही इस बार एलिजिबिलिटी होगी, है ना। पहले जो आईटी कानपुर में था पिछले साल से पहले कि भाई स्टैट्स पढ़ा होना चाहिए कम से कम, है ना, 2 या 3 मतलब हर सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अभी हटा के उन्होंने नो रेस्ट्रिक्शन कर रखा था 25 में, फिर आगे पता चले फिर वो लगा दे, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो उनकी कमेटी डिसाइड करती है क्या करना है। सो अपडेट होते रहते हैं, गूगल पे क्या है चीज़ें ओल्ड भी रहती हैं, तो आप जब कोई चीज़ गूगल करते हो तो एक बार क्रॉस चेक करो कि रिसेंट में है या ओल्ड वाला है, तो ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है जो आप जानते होंगे। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन है ना, तो ये मिनिमम मतलब ये पढ़ लेना, ये ऑलरेडी आपके पास होगा, जैम वालों ने है ना वेबसाइट पे है ऑलरेडी पोस्टर, अगर मैं वेबसाइट से ही डाउनलोड करूँ तो एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये तो पुराना है ना, हम यहाँ पे है ना, तो हम लोग का इनका अगर देखेंगे कि क्या पोस्टर डाउनलोड करें ना, तो इनका जो पोस्टर रैंक एंड मेरिट लिस्ट एडमिट कार्ड ये सब बाद में आएगा, प्रीवियस पेपर देख सकते हो, मॉक टेस्ट अभी लाइव नहीं होगा, सिलेबस मिल जाएगा, टेस्ट शेड्यूल आपको पता है ना, ये टेस्ट का शेड्यूल है कि जैसे आपका 15 फेब को इस बार है, 15 फेब आई थिंक सेकेंड संडे होगा, है ना, तो देख लेना सेकेंड संडे है ना, सेकेंड है या थर्ड संडे है, 15 फेब का कौन सा सेकेंड संडे होना चाहिए, ठीक है ना, देख लो। सेकेंड या थर्ड है, इस बार थर्ड संडे कर दिया, ओके। सो फर्स्ट फेब संडे ही है ना, 1 फरवरी को संडे ही है, 8 फरवरी को भी संडे है, 15 फरवरी को भी संडे है, तो ये एक्चुअली थर्ड संडे को इस बार दिया। जनरली जैम का एग्जाम जो होता था इस बार सेकेंड फेब को ही हो गया था, अभी 25 वाला तो फर्स्ट को हो गया था, पिछले बार जैसे कभी 11 कभी 12 कभी 13 कभी 14 में होते थे, तो जो सेकेंड संडे को होता था इस बार इन्होंने थर्ड संडे को ऑर्गेनाइज किया, तो ये फेब 2026 का थर्ड संडे है, चेक कर लेना जी, क्रॉस चेक, ठीक है। ये बाकी देख लो, फॉरनून मतलब 9 to 12 में इन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिर आफ्टरनून में 2 to 5 इसका एग्जाम होगा, आई थिंक 2:30 to 5:30 होता है। सो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, तो इनमें बायोटेक्नोलॉजी भी, तो इन 4 में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर, यू कैन अपीयर फॉर 2 पेपर्स। जी कुछ पूछना है सोहेल, आई थिंक आपका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए तो। सो सर वो फाइनल ईयर के बारे में पूछना था कि 27 वाले अपेयर कर पाएंगे या नहीं, जो कि एनईपी में है। नहीं हो पाएंगे, मतलब फाइनल ईयर वाले कौन से वाले ईयर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वैसे मैं हूँ 2023 से 2027 4 ईयर एनईपी वाला, तो मैं नेक्स्ट ईयर सोच रहा हूँ कि थर्ड ईयर के बाद छोड़ सकते हैं, ऐसा एनईपी में था। हाँ, तो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं? तो दे सकते हैं, एलिजिबल है, 3 ईयर बैचलर डिग्री रिक्वायर है ना, एलिजिबिलिटी तो ऐसा ही है ना, एलिजिबिलिटी देख लो, अभी तो दिखा रहे थे एलिजिबिलिटी में क्या है, यहाँ तुम अगर देख रहे हो एलिजिबिलिटी तो क्या दे रखा है एलिजिबिलिटी में, ये जो पोस्टर है इसमें एलिजिबिलिटी तो यही है कि हु कैन अप्लाई कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और करेंटली स्टडिंग इन द फाइनल ईयर। अब फाइनल ईयर लिखा है, थर्ड ईयर नहीं लिखा है इन्होंने, है ना, तो वो कॉलेज में देखना है कि 3 ईयर बैचलर डिग्री वो आपको एक्सिट का ऑप्शन दे रहे हैं, तो अगर है तो मुझे लगता है अलाउड होना चाहिए, ठीक है ना। फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, फॉरेन नेशनल्स विद इंडियन डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई, है ना, सब्जेक्ट टू पॉलिसी ऑफ द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। बाकी एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन है कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन जैम 2026 विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। बाकी डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट, जो कि अपडेट होना है शायद, देख लेना। मतलब वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहना, चेक करते रहना क्या क्या अपडेट्स आ रहा है, यू जस्ट कीप चेकिंग। ये वेबसाइट जो है, एडमिशन शैल बी गिवन एज पर मेरिट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता होगा कि 5 सितंबर से, जो कि टीचर्स डे भी होता है, सो एप्लीकेशन स्टार्ट है। बाकी 12 अक्टूबर को क्लोज होगा एप्लीकेशन एंड 15 फरवरी को एग्जाम है, 18 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो 18, 19, 20 कई बार 2 दिन पहले भी आ जाता है, तो 15 से 20 के बीच में रिजल्ट आ जाता है, तो ये मार्च में रिजल्ट रहेगा, 18 मार्च को अराउंड इन्होंने रेड करके लिख रखा है, सब्जेक्ट टू चेंज होगा, ठीक है ना, तो आगे पीछे थोड़ा हो सकता है।
सो वेबसाइट पे आई थिंक 20 मार्च लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये उनका पोस्टर है। फिर शुरू में बता ही रहे थे हम लोग कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अगर 2 पेपर देना हो तो। एंड इधर एक बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स, इन चारों में एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। फॉरनून एग्जाम 9:30 to 12:30 है, आफ्टरनून 2:30 to 5:30 है। सो यू कैन अपीयर फॉर 2 पेपर इन जैम। जैम सिंगल डे एग्जाम है, इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, ठीक है, मतलब उसी साल एडमिशन है। एप्लीकेशन फीस क्या है, तो फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1 पेपर का 1000 है, 2 पेपर का 1300 है, 1350, 1350। बाकी जो हैं जैसे जनरल कैटेगरी है ना, जो बाकी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, तो उसमें 2000 1 पेपर का और 2700 2 पेपर्स का अगर आप दोगे तो, ठीक है। बाकी नोट में ये क्वालिफाइंग एग्जाम 2026 डज नॉट गारंटी एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, है ना। कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि एडमिशन हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन होती है कि जो बच्चे टॉप रैंकर्स उनको मिलेगा, अगर सीट खाली रही तो आपको मिलेगा। बाकी ऑप्शंस वही IIT NIT IIIT यही सब ऑप्शंस हैं आपके पास। बाकी ये लिख रखा है कि जैम 2026 स्कोर इज ऑल्सो लाइकली टू बी यूज्ड बाय ISC बैंगलोर, आइजर्स, इंडिया में 7-8 आइजर्स हैं जहाँ पर एडमिशन हो सकता है, IIPE, यानी सब देख लेना फुल फॉर्म क्या है, JNCA SR, देन CFTI सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, IIIT जैसे हैं, एंड देन लाइक NITs, IIEST सिपपुर, SLIET, DIIT डाइट पुणे में है, थ्रू CCMN। तो CCMN पे अलग अलग से काउंसलिंग होता है। IIT वालों को तो काउंसलिंग जैम वेबसाइट से ही हो जाएगा, जो एक वेबसाइट आई इसी पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इसी पे रिजल्ट आएगा, इसी पे IIT के लिए काउंसलिंग होगा। NITs IIITs के लिए अलग से CCMN की वेबसाइट है जहाँ पे काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो ये है। बाकी ये जैम 2026 एग्जाम सिटीज क्या है, तो जो 8 इंस्टीट्यूट हैं, 7 ओल्ड IITs प्लस एक ISC बैंगलोर, तो ये 8 इंस्टीट्यूट है जो कि रोटेशनल बेसिस पे एग्जाम भी करवाती हैं। जैसे आप देखोगे तो ISC बैंगलोर, IIT बॉम्बे, दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, ये ओल्ड फर्स्ट है ना, ओल्ड IITs हैं 7, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है रोटेशनल बेसिस पे, है ना। तो ये एग्जाम इस बार बॉम्बे से करवा रही है। तो इन्होंने अपना पूरे इंडिया को रीजन बांट रखा है कि कौन से एरिया किस रीजन में आएगा, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एग्जाम करवाना उस रीजन में, ठीक है। बाकी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट पूरा एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है। तो ये एग्जामिनेशन सिटीज जो हैं ये सब आप देख सकते हो, आपका जो एरिया वो किस जोन में आता है, ये जोन समझ सकते हो आप कि ISC बैंगलोर के जोन में है, या IIT बॉम्बे के जोन में, या IIT दिल्ली में है, या IIT गुवाहाटी में है ना, ये एरिया का नाम भी लिखा हुआ है। IIT कानपुर में है, मतलब नियर बाई एरिया होते हैं एक्चुअली। IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की, तो इन्होंने अपना है ना एरिया डिवाइड कर रखा है नियर बाई, तो वो उसका देखते हैं, सेंटर का मैनेजमेंट देखते हैं ये लोग, ठीक है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है जो कि वेबसाइट पे भी है, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर। ये वेबसाइट है इनका jam2026.iitb.ac.in। जब भी खाली हो थोड़ा वेबसाइट खोल के देखते रहना, अपडेट्स क्या क्या है ना, इस पे आता रहेगा। सो बाकी ये सब आप ये सब पढ़ लेना, डिफरेंट पोर्टल देख के, अभी तो आया नहीं होगा बहुत ज़्यादा, तो ये सब बस बता रखा है। इम्पोर्टेंट डेट्स में अभी ओपन किया था हमने, तो यही है कि 5 सितंबर को स्टार्ट होगा, लास्ट डेट है 12 अक्टूबर। अवेलेबिलिटी ऑफ जैम एडमिट कार्ड्स ऑन द जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो जनवरी 5 को आ जाएगा। एग्जाम का डेट फरवरी 15 को होगा। रिजल्ट यहाँ पे 20 मार्च लिखा हुआ है ना, तो कभी 2 दिन पहले 2 दिन डिले भी होता है, 15 से 20 के बीच आ जाता है जनरली रिजल्ट, ठीक है। और ये सब है। इसके बाद अच्छा ये लोग अपना वो देख रहे हैं कितने विजिटर हैं, एनीवे बाकी यहाँ पे देखते हैं ना, ये क्या कहना चाह रहा है कि वही एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, 5 सितंबर को, है ना। और ये कब अनाउंसमेंट आया है, तो ये जुलाई 26 को, है ना, मतलब इन्होंने वेबसाइट बनाए होंगे। बाकी एडमिशन सेक्शन में जाओगे तो एडमिशन प्रोसेस यू कैन डाउनलोड अगर अवेलेबल है तो, एडमिशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, डाटा एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एलिजिबिलिटी, अभी ये सब आया नहीं होगा मुझे लगता है ना, ये सब अभी बाद में आएगा अभी, है ना। ये सब ये कह रहा है कि जो एडमिशन रिलेटेड चीज़ें हैं ये सब आएगा अवेलेबल सून, है ना। तो ये अभी अभी नहीं डाला इन लोगों ने, तो ये सब आपको अपडेट नहीं किया, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे है तो ये सब अभी अपडेट होगा, इसमें कुछ अपडेट हुआ नहीं है। बाकी फैक्ट्स हैं तो आप देख सकते हो, अगर फैक्ट्स आया है तो अभी ये सब भी है ना, अभी आना है आई थिंक, ये सब ना, ये सब पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें कुछ क्वेरीज हो तो फैक्ट्स एक बार पढ़ लेना, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मन में आते होंगे, तो कुछ क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये जो वेबसाइट पे है यू कैन रीड कि ये हु कैन अप्लाई, तो ये आपको बता रखा है कि वो लोग जो फाइनल ईयर में हैं या पास आउट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है मेरे पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा कि वी कैन अप्लाई विद एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट, अगर ओल्ड सर्टिफिकेट है उसके लिए आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हाउएवर फॉर एनी माइनर डिफेक्ट सच एज फोटो, सिग्नेचर, स्कैन, कॉल, है ना, quality uploaded document validity, this is candidate will be contacted via email, phone, SMS for rectifying the defect within the specific period। जनरली नवंबर 20 तक का आपको टाइम देंगे ये, ठीक है। फॉर्मेट OBC यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है।
फिर कह रहा है आई डो नॉट हैव वैलिड EWS सर्टिफिकेट, हाउ डू आई अप्लाई, तो ये भी वैसे ही आंसर होगा इनका कि जो भी है अप्लाई कर दो तत्काल, एंड देन आपको टाइम देंगे, है ना, ये है। फिर उससे ये पढ़ लेना, ये सब इससे क्या है, आपको थोड़ा जानकारी मिल जाएगा क्या है। आई एम फॉरेन नेशनल, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस, है ना, सो यस जैम 2000 इज ओपन फॉर फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, ये सब है। सो तुम्हारे जो भी है, डू आई नीड टू हैव मिनिमम परसेंटेज टू बी एलिजिबल टू अपीयर, ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन होता है। नो, प्लीज रेफर टू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अब ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट वाइज होगा या कोर्स वाइज होगा, तो उसमें अगर है तो ठीक है, अदरवाइज इन जनरल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अप्लाई करने के लिए कोई परसेंटेज इन्होंने फिक्स नहीं किया है, ठीक है, इस तरह से है। आई हैव बैकलॉग, एम आई एलिजिबल, ये बच्चे पूछते रहते हैं मुझसे, तो यस, है ना, सो यस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। अगर बैकलॉग है तो एडमिशन जनरली आपका होगा, जैसे जो बच्चे जैम 2026 देंगे तो उनका एडमिशन होगा जुलाई एंड में, जैसे अभी एडमिशन जस्ट जो बच्चे 25 का क्वालिफाई किए उनका एडमिशन अभी हुआ है इस वीक में, तो जुलाई में एडमिशन होगा। स्टिल तब भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दे विल गिव यू टाइम, आई थिंक 7 अक्टूबर तक का टाइम दे रखा है अभी, मतलब जो बच्चे एडमिशन ले लिए, सर्टिफिकेट अभी तक कॉलेज नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, 7 अक्टूबर तक का टाइम है, उससे पहले उनको सबमिट करना है 7 अक्टूबर तक, ठीक है, तो ये है। तो आप लोगों को भी अराउंड अगर जैम जिनका बैकलॉग्स हैं जी। सर अभी जैसे आपका नया बैच चालू हो रहा है गेट का 1 तारीख से, तो सर उसमें फिर आप वहीं से स्टार्टिंग करोगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से, या वैसे इनिशियल से हाँ, मैं मतलब? कोशिश करूंगा पहले वो टॉपिक पढ़ाऊं जो एक्चुअली नया आया है ना, तो उससे जैम वालों का कवर हो जाएगा, गेट में भी है वो, तो अभी हम प्लान कर रहे हैं, आज मैं प्लान करता हूँ 1 तारीख से स्टार्ट है बैच ना, तो 1 तारीख से हम जैम गेट का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो गेट का पूरा सिलेबस नेट में भी है और ऑलमोस्ट अब तो सारा सिलेबस जैम में भी हो गया है, तो बच्चे सर बाकी उसमें मतलब जितना रिकॉर्डेड में हो चुका है उसके अलावा बाकी सब कराओगे ना आप उसमें गेट वाले में, हाँ हाँ हाँ, या एकदम स्टार्टिंग से कराओगे? नहीं बैच तो न्यू है, तो कराना तो पूरा सिलेबस है मुझे, क्योंकि ये नया बैच अर्जुना 2 नाम से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो कराना तो पूरा है, लेकिन मैं पहले कोशिश करूंगा वो कराऊं जो अभी नए टॉपिक्स आए, जो बच्चे मान लो सिलेबस कर चुके हैं रिकॉर्डेड वाले, या जो लाइव में भी जो बच्चे सिलेबस कर चुके हैं उनको तो जल्दी चाहिए सिलेबस, तो पहले मैं टारगेट ये करूंगा जो टॉपिक अभी ऐड हुए पहले वो करा दूं, डिस्क्रिप्टिव जैसे हो गया, तो वो मैं चाहूंगा अगर बच्चे एग्री होंगे तो ये चीज़ है, नहीं तो फिर जैसे बच्चे कहेंगे, क्योंकि मेन तो बच्चों के लिए बैच चल रहा है ना, तो जैसा बच्चा कहेंगे, जो लाइव क्लास बैच में जो बच्चा आएगा वो जैसे मुझे सजेस्ट करेगा मैं उसके हिसाब से करूंगा, ये है। जी सर। हाँ, सो ये हो, तो बच्चों के हिसाब से अभी 1 तारीख से बैच है, तो उसमें अभी नेट गेट का शुरू में कमाई नहीं चलाएंगे, तो जैम नेट गेट समझो कमाई नहीं चलेगा, मतलब पढ़ाऊंगा मैं पूरा अराउंड, पहले तो जैम वाला सिलेबस ही पढ़ाएंगे क्योंकि वो जैम में गेट में भी है नेट में भी है, अब उसके बाद फिर बाकी टॉपिक्स कंटेंट कवर करेंगे। तो बाकी इज देयर एनी एज लिमिट टू अपीयर, नो, है ना, इसका कोई एज लिमिट नहीं है, तो ये सब फैक्ट्स है जो जनरल क्वेरीज बच्चों के होते हैं, ये सब पढ़ना। आर देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ टाइम वन कैन अपीयर, नो, है ना, इसका भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 50 बार जैम दे सकते हो तुम, 60 साल की उम्र में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई हैव मेड मिस्टेक इन फिलिंग माई कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ और नेम और पेरेंट्स या गार्जियंस नेम और कॉलेज नेम और डिग्री और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और समथिंग, हाउ डू आई फिक्स इट, तो ये ऑप्शन देंगे आपको। जैम 2026 एप्लीकेशन विल वी अलाउ द करेक्शंस इन द डेटा एंटर्ड बाय कैंडिडेट आफ्टर द स्क्रूटनी, मतलब जब अप्लाई करोगे स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी करेगी, कोई डिफेक्ट होगा सीधा रिजेक्ट नहीं होगा, बच्चे के बारे डरते रहते हैं सर रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा। आईआईटी का इन्वायरमेंट, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है और वो आपका लॉस तो कभी नहीं चाहेंगे, कुछ भी होगा पहले आपको बताया जाएगा, कई मौके दिए जाएंगे, स्टिल इफ यू आर इरेस्पॉन्सिबल तब जाके आपका कैंडिडेट कैंसिल होगा या कुछ एक्शन होगा। मैं एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, मेरा क्लासमेट था एक लड़का कुलदीप लखेरा, मतलब मेरे साथ बॉम्बे किया 1921, अभी वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उसको रियलाइज ये हुआ कि उसके जो ग्रेजुएशन का डिग्री है उसमें लिखा हुआ है कुलदीप कुमार लखेरा, और बॉम्बे में जब उसने जैम अप्लाई किया उसने गलती से कुलदीप लखेरा लिख दिया था, मतलब कुमार मिस कर दिया उसने, उसी पे जैम एग्जाम भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, बॉम्बे की डिग्री मिल गई, क्योंकि कोविड टाइम था बहुत ज़्यादा वो हुआ नहीं, तो उसको जो बॉम्बे की डिग्री मिली आईआईटी बॉम्बे की उस पर लिखा है कुलदीप लखेरा, और ग्रेजुएशन की डिग्री पे है कुलदीप कुमार लखेरा। अब वो आईएसएस के लिए अप्लाई कर रहा था, आरबीआई के लिए रिजेक्ट कर दिया उसको कि भाई ये 2 अलग अलग आदमी हैं, हम कैसे मान ले सेम है। तो अभी वो मतलब मेरा एमएससी पास आउट हुआ 5 साल हो गया, मैं 21 में पास आउट हुआ, 4 साल अराउंड हो गया ना, 5वां साल है, 4 साल हो गया। अभी वो बॉम्बे गया कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत है, उनको सारा डॉक्यूमेंट दोबारा बना कर दिया है कुलदीप कुमार लखेरा के नाम से। तो इतना कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है आईआईटी बॉम्बे का या आईआईटीज का कि तुम्हारा नाम गलत, क्योंकि वो तुम्हारा फ्यूचर क्यों खराब करेंगे, यही चीज़ अगर यूनिवर्सिटी में हुई होती तो वे 5 साल दोहराएंगे शायद तब भी नहीं करेंगे, इतने पैसे खर्च कर लो कुछ कर लो, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन इतना, मतलब जो भी है मैंने भी देखा है, तो यूनिवर्सिटी वाले इतने परेशान करते हैं और काम भी नहीं करते हैं ठीक से, और आईआईटीज का एनवायरनमेंट और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। तो ये मैं जैसे एक एग्जांपल दिया, पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि जैसे एडमिशन प्रोसेस, मेरा दोस्त राजेश था, उसने गलती से एक्सिट कर लिया एडमिशन प्रोसेस से, और उसको पता नहीं था कि वो एक्सिट कर चुका है, एक्चुअली अनइंटेंशनली उसका एडमिशन वो था ना ऑप्शन एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या
क्या एक्सेप्ट एंड फ्रीज, और तीसरा होता है एक्सिट फ्रॉम, है ना, क्विट द प्रोसेस। तो गलती से क्विट द प्रोसेस क्लिक करके वो एंटर करके, क्योंकि वो गांव से था, बहुत ज़्यादा पता नहीं था, और जब एडमिशन का डेट आया तो पहुंच गया बॉम्बे, वहां देखा उसका नाम ही नहीं, क्योंकि तुम तो एडमिशन से बाहर हो चुके हो, तो उसको तब भी एडमिशन दिया गया, एक मीटिंग बुलाई गई सारा, उसके बाद उसको एडमिशन दिया गया, क्योंकि गलती उससे हो गई थी तो उसको उन्होंने ठीक किया। तो इतना कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट आईआईटी का है। तो तुमसे कोई गलती हो जाएगी तो डायरेक्ट कैंसिल कुछ नहीं होगा, दे विल बी इन्फॉर्म करेंगे तुम्हें, या तुम अप्रोच करोगे तो सुनेंगे। जैसे इस बार भी एडिशन राउंड में ऐसा हुआ था कि उन्होंने 3 तारीख को डेट डाल दिया था कि भाई तुम विड्रॉ कर लो, बहुत लोगों ने विड्रॉ कर दिया। 4 जुलाई को आ गया कि भैया नया वो आ जाएगा, है ना, अराउंड कि नया लिस्ट आएगी, एडिशनल लिस्ट आएगी। अब बच्चे जो विड्रॉ कर लिए तो फंस गए कि हम तो विड्रॉ कर लिए, वो भी विड्रॉ कर लिया, है ना, अब क्या करें। तो भाई लोगों ने अप्रोच किया, तो जिन जिन बच्चों ने विड्रॉ किया, हमारा भी एक हार्दिक था और भी 1-2 बच्चे थे, जिन लोगों ने विड्रॉ किया तो उनको कानपुर मिला है, कुछ लोगों को तिरुपति मिला है, कुछ को अभी पलक्कर मिला है, इस तरह से है। तो विड्रॉ करने के बावजूद उनको वापस प्रोसेस में लिया गया है, बिकॉज उन्होंने मेल किया, रिक्वेस्ट किया, सो दे कंसीडर्ड इट। तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट आईआईटीज़ का है और इतना कोऑपरेटिव फैकल्टीज और एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे, ठीक है। सो बाकी देख लो, डू आई हैव टू फीस फॉर रेक्टिफाई, यस यू हैव टू पे सम फीस। अच्छा यहाँ पे नहीं है, लेकिन आई थिंक बाद में होगा, मतलब शुरू में कुछ टाइम देंगे। यहाँ पे लिखा है देयर इज अ नो फीस फॉर फिक्सिंग द डिफेक्ट आइटम ड्यूरिंग स्क्रूटनी। अच्छा स्क्रूटनी, अगर तुम डिले हो जाओगे जैसे बाद में होता है, तो शुरू में कुछ टाइम वो देते हैं कि जहाँ पे कोई फीस नहीं होगा, तुम तब भी डिले हो गए तो बाद में वो लेट फीस चार्ज करते हैं। मुझे याद है कुछ बच्चों को 500 रुपये, अगर कुछ हो रिपीटेड होंगे ज़्यादा पता होगा, कि जैसे बाद में अगर आप अपलोड करो तो 500 रुपये वो लास्ट ईयर लिए थे, पहले भी लेते थे, हमारे टाइम पे भी था। लेकिन कुछ टाइम फ्री रहेगा, जैसे बता रहे हैं कि एक स्पिरिटेड टाइम होगा कि इस टाइम तक तुम करेक्शन करोगे, कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन टाइम खत्म हो गया, स्टिल आपको चेंज करना है तो दे विल चार्ज यू लेट फीस, और है ना जो भी चार्ज होगा तो वो कुछ चार्ज होगा। तो यहाँ पे ये है क्योंकि शुरू में कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको उनको अपडेट करने का ऑप्शन देंगे वो, ठीक है। आगे है, इज फिलिंग एन इंडियन मोबाइल नंबर मैंडेटरी, आई थिंक यस, है ना, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन मोबाइल पे होगा, SMS आता रहेगा, ठीक है। सो कैंडिडेट नीड्स टू फिल 10 डिजिट मोबाइल नंबर वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अब ध्यान रखना, अपना ही मोबाइल नंबर डालना है या पेरेंट्स का। कई बार क्या होता है, साइबर कैफे में जाता है बच्चा, किसी और से फॉर्म भरवा, स्पेशली वो बच्चे जो सिटीज़ के नहीं है, वो साइबर, क्योंकि उनके पास अपना सिस्टम भी नहीं होता है। मैं भी ऐसे बैकग्राउंड का हूँ, मैंने पहली बार कंप्यूटर 2017 में खरीदा था, जब मैं IIT दिल्ली में था, 17-18 में, 18 में अराउंड, लैपटॉप से पहले मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था, तो हम भी साइबर कैफे से काम में करता था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। सो उस तरह से है, तो क्या कहता है, साइबर कैफे वाला गलती से अपना नंबर डाल देता है, या उसको लगता है OTP चाहिए, कोई नंबर डाल दिया, फिर बाद में सारी कम्युनिकेशन उसके नंबर से होगी, फिर और दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना कि अपना मोबाइल नंबर या अपने घर वाले पेरेंट्स के किसी का मोबाइल नंबर एंटर करना उसमें, सो दैट आगे कम्युनिकेशन मोबाइल पे ही होगा। SMS आएगा, कुछ वैसा होगा तो SMS आता रहेगा। OTP आएगा, एक्चुअली हर बार कुछ ऐसा होगा तो OTP उसी मोबाइल नंबर पे आएगा। तो इट इज़ पॉसिबल टू सबमिट द एप्लीकेशन विदाउट वेरीफाइंग द मोबाइल नंबर, तो यस बट यू मस्ट वेरीफाई द मोबाइल नंबर आफ्टर, ना, ये सब पढ़ लेना, ठीक है ना। ये सब कुछ वैसे क्वेश्चन है जो जनरल क्वेरीज होती हैं, बहुत सारा मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप ये वेबसाइट पे जाके, ये FAQs है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन है, इसमें आप जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन रिलेटेड है, फिर बाद में एडमिशन रिलेटेड भी आएगा, ठीक है। तो ये अभी आई थिंक ये सब है, तो जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाओ, इसमें मोस्टली आपको आंसर मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा फिर हम कोशिश करेंगे, है ना, ये चीज़ है। एग्जामिनेशन ये एडमिशन रिलेटेड तब आएगा, बाद में आएगा, है ना। तो एडमिशन रिलेटेड फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल आफ्टर JAM 2026 एग्जाम। मतलब ये कहना चाह रहा पहले क्वालिफाई तो कर लो, तब पूछना एडमिशन का, ठीक है। सो ये है, एनीवे तो ये वेबसाइट है, इसको एक्सप्लोर करो, सारी जानकारी इस पे है। जो बच्चे सिटीज़ के हैं उनको ऑलरेडी सारा कुछ पता है, उनको बहुत ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जो बच्चे हैं ना विलेज बैकग्राउंड के, जिनके पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ये सब नहीं है, वो फ़ोन से ही करते हैं या साइबर कैफे कुछ यूज़ करते हैं, तो उनके लिए है कि आप रेगुलरली चेक करना। तो इस तरह से, है ना, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता उसको, या पता नहीं रहता है क्या कैसे है। बाकी सारी चीज़ें वेबसाइट पे है, यू जस्ट गो थ्रू इट। बाकी रह गया PPT का, तो एक बार हमने में क्या है, बाकी ये है, इसमें कुछ खास नहीं है। मैं एक बार बस रिपीट करता हूँ, फिर चैट में जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं मैं एक एक करके आंसर करूंगा। बाकी जिन लोगों को जो भी क्वेश्चन है आप चैट में लिखिए, और जिनको आंसर पता है आप चैट में उनको रिप्लाई भी कर सकते हैं, जो लोग हैं ना जिनको आई, क्योंकि जो बच्चे रिपीटर्स हैं वो दे ऑलरेडी एग्जाम प्रोसेस और इन सब से फैमिलियर हैं, तो उनको पता होगा सब कुछ ऑलमोस्ट। बाकी ये है ना, ये वही जो अभी पोस्टर इन्होंने सर्कुलेट किया था, ये है। बाकी आपका
ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट बॉम्बे है इस बार। सो ये है। बाकी किन किन कोर्स में एडमिशन होता है जैम के थ्रू, तो एमएससी एमटेक, कुछ जगह ऐसा भी एमएससी टेक्नोलॉजी, एमएससी रिसर्च, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री ये भी है, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी डिग्री है, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री। लेकिन ये जनरल है क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं स्टैट्स वालों के लिए, तो ये जनरल सबके लिए बता रहा है कि ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है इसके कि जैम एग्ज़ाम में 7 डिफरेंट सब्जेक्ट है, दैट यू माइट बी नोइंग। बाकी उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। ये प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे समझ आ जाएगा। सर जी सर ये एमएस रिसर्च में भी होता है क्या जैम के थ्रू? हाँ हाँ हाँ, मतलब एमएस ये जो जनरली इसमें तो लिखते सर हैं, गेट के थ्रू होता है ना शायद। नहीं जनरली एमएस का मतलब यहाँ मास्टर डिग्री ही है। एमटेक में जनरली एडमिशन गेट के थ्रू होता है। एमएस में कुछ कोर्सेज हैं जिसमें होता है, स्टैट्स में तो नहीं है, बाकी किसी सब्जेक्ट में होगा। नहीं एक्चुअली सर काफी जगह ना वैलिडिटी वही लिखी है कि बीटेक होना चाहिए आपके पास एमएस के लिए, या कहीं कहीं पे बीएस भी लिखा हुआ है 4 ईयर का आपके पास। नहीं कहीं कहीं हो सकता है अलाउड है, कहीं एमएस डिग्री को देखना पड़ेगा किस कोर्स में, क्योंकि ये जनरल है ना, 7 डिफरेंट पेपर्स हैं, तो उन सबका डिग्री बता रखा है एक्चुअली इन्होंने, ठीक है। सो ये है। अच्छा ठीक है। सो बाकी ठीक है, ये सब है ना जो जम के वेबसाइट से उठाया गया है कि तुम 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो। 3000 अराउंड सीट है टोटल, 7 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जैम के। इन सबके थ्रू आईआईटीज में टोटल मिला के 3000 बच्चों का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन होगा, ठीक है। बाकी अप्लाई कौन कर सकते हैं, तो ये लिखा हुआ वहाँ वेबसाइट ऑलरेडी कि जो या तो 3rd फाइनल ईयर में है या पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ऐसा कुछ वेबसाइट पे लिखा नहीं है, ठीक है। बाकी फॉरेन नेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको पर्टिकुलर कोर्स वाइज देखना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ये वेबसाइट पे आएगा, डिफरेंट इंस्टीट्यूट का और कोर्स का पर्टिकुलरली आएगा, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। एडमिशन शैल बी गिवन एज पर द मेरिट, ये तो बता रखा है ना। सो बाकी ये आपको पता है डेट, टाइमलाइन एंड सब्जेक्ट बता दिया कि इन तीनों पेपर का एग्ज़ाम 9 से 12 में, 9:30 से 12:30 में होगा उस दिन 15 फरवरी को, और ये एग्ज़ाम होगा। तो यू कैन अप्लाई फॉर 2 पेपर्स, और मैं सजेस्ट करूंगा सभी लोगों को अगर पॉसिबल हो तो आप 2 पेपर में एग्जाम दो, क्योंकि देर आर मेनी कोर्सेज जिसकी एंट्री 2 एंट्री है। आईआईटी बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च कोर्स का एंट्री जैम एमए भी है, जैम एमएस भी है। तिरुपति कोर्स की एंट्री जैम एमए भी है, जैम एमएस भी है। पलक्कर की एंट्री जैम एमए भी है, जैम एमएस भी है। एनआईटीज के ऑलमोस्ट जितने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या डेटा साइंस वाले कोर्सेज हैं, ट्रिपल आईटी के भी, उनके दोनों एंट्री हैं, एमए के थ्रू, एमएस के थ्रू। तो आप दोनों अप्लाई करो, जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसके थ्रू मिलेगा, ठीक है। सो यू शुड अप्लाई फॉर बोथ द पेपर अगर पॉसिबल हो। कुछ लोगों का ज़्यादा हो जाता है टाइम, बट देख लो अगर पॉसिबल हो तो ये उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। दोनों पेपर अगर एग्जाम दोगे, जैम एमए एंड जैम एमएस, ये दे सकते हो दोनों। बाकी ये फीस का है जो आप जानते हैं, फीमेल के लिए है ना, ये चाहे किसी भी कैटेगरी की है जो गर्ल्स हैं उनके लिए, एक टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 और 2 के लिए इतना है। बाकी जनरल ओबीसी है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए जो बॉयज़ हैं उनके लिए ये रहेगा। बाकी ये है वही डिस्क्लेमर है कि ज़रूरी नहीं है क्वालिफाई करोगे तो एडमिशन मिलेगा। और ये सब इंस्टीट्यूट है जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। आईएससी बैंगलोर, ये वेबसाइट है जो आप रेगुलरली विजिट करते रहना फॉर द अपडेट्स, ये वेबसाइट पे आती रहेंगी अपडेट्स, ठीक है। और ये रीजन्स हैं, जोन्स हैं जो बना रखे हैं पूरे इंडिया को, इन्होंने 8 जोन में डिवाइड कर रखा है इंस्टीट्यूट वाइज, नियर बाई एरिया को, वैसा है। जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट आईआईटी गुवाहाटी में आता होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक ही आईआईटी है गुवाहाटी। तो बाकी ये सिलेबस का भी आपने देखा है, तो मेनली जो मेजर टॉपिक जो हैं, तो जैम एमएस में सीक्वेंस सीरीज, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ये ऑलमोस्ट पहले भी थे, 1-2 टॉपिक इधर उधर हुए हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस वही है। स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ऐड हुआ है, और बाकी स्टोकेस्टिक प्रोसेस, नॉन पैरामीट्रिक बिल्कुल न्यू है। बाकी चीज़ों में कुछ चेंजेस हुए हैं, जो आप पुराना सिलेबस डाउनलोड करो 25 वाला और 26 वाला कंपेयर करो वर्ड टू वर्ड, यू विल सी कि व्हाट इज द डिफरेंस। बाकी हमारा बैचेस का इन्फॉर्मेशन है, जैम 2000 ये लगा दिया, ठीक है। ये पुराने बच्चे हैं, और ये हमारा वेबसाइट है, सॉरी ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पे हम लोग क्लासेस तो गूगल मीट पे लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिलेगा, बाकी सारी सर्विसेज ऐप पे मिलेगी, डीपीपीज ये सब ऐप पे मिलेगा, ठीक है। अब क्वेरीज पे आ जाते हैं, जिन लोगों को जो भी क्वेरीज हैं उस पे आते हैं। मेरे क्वेश्चन था। जिनको कुछ पूछना है अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कुछ क्वेरीज हैं तो। जी सर जैसे पिछले साल कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो रेस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस हो जाने से क्या चांसेस हैं? ऑलमोस्ट नो है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो आपको प्रॉब्लम में डालेंगे, तो मेरे हिसाब से 0% चांस है कि वो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। बट वही चीज़ें हैं, क्योंकि एनईपी तो, और इसको एनईपी तो प्रमोट करती है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए।
जो बच्चा जो पढ़ना चाहे, है ना, पैडागोजी स्टडी ऐसा कुछ वर्ड है ना, कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करती है कि वही कोई डिसिप्लिन का बच्चा कुछ भी पढ़ना चाहे उसको पढ़ने दो। तो मेरे हिसाब से नो रेस्ट्रिक्शन रहेगा, इवन जिस पर रेस्ट्रिक्शन था 25 में वो भी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनईपी सारी इंस्टीट्यूट इंप्लीमेंट कर रही है, तो एनईपी के अकॉर्डिंग देयर शुड बी फुल फ्रीडम, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए किसी बच्चे पे। तो नहीं होगा पिछले साल की तरह, इस बार भी नहीं होगा, या कुछ और ज़्यादा फ्रीडम आपको मिलेंगे, रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगेंगे, ये है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी और कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी को अनम्यूट करके चैट में आ जाते हैं फिर। ठीक है, हाँ सिलेबस तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, फिर से पर्सनली चीज़ों को नहीं लेना है, आपको ये समझना ये सबके लिए हुआ है। एक तो पर्सनली लेने से, डिप्रेस होने से कोई ज़रूरत नहीं है, सबका एक लर्निंग प्रोसेस है और आप अकेले नहीं हैं इस प्रोसेस में, सब हैं, है ना। उनके बारे में सोचो, बच्चे रिपीटेड थे, अभी उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा नया, कुछ ये 3 सेक्शन ऐड हुए, कुछ मार्क्स तो 10-15 मार्क्स का तो इधर कवर होगा ही कम से कम, वो देखना पड़ेगा कितना है, एटलीस्ट 5-5 मार्क्स का भी तुम लगा लो, 15 मार्क्स के इधर होंगे ये चीज़ है, तो 15 मार्क्स इधर जाएगा, तो जो पुराना सिलेबस है उससे अराउंड आपके 80-85 मार्क्स से क्वेश्चन ही आएंगे, ये है सब मिला के, तो कुछ तो इधर 15-20 नंबर मार्क्स का जा सकता है, वैसा है। सर कैन यू डिस्कस चेंजेस इन सिलेबस स्टोकेस्टिक प्रोसेस, तो पूरा नया है ना, इसमें क्या चेंज करना है, क्या डिस्कस करना है बताइए। ये जो सिलेबस आप जानते हैं ये तो पूरा नया, स्टोकेस्टिक तो आपके लिए नया ही है, तो स्टोकेस्टिक ऑलरेडी है ना, यहाँ क्या डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, हायर ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, मार्कोव चेन एज ग्राफ, चैपमैन कोलमोग्रोव इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इन चेन्स, स्टेबिलिटी ऑफ मार्कोव चेन, स्टेशनरी एंड लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन प्रोसेस, इस प्रॉपर्टीज, इंटरराइवल एंड वेटिंग टाइम्स। तो इसके लिए आप नेट के क्वेश्चंस, नेट में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो यू कैन फॉलो नेट एंड गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर द क्वेश्चंस। या पूछिए सर, ये स्टोएस्टिक प्रोसेसेस के लिए सर सेल्डन एम रॉस की प्रोबेबिलिटी मॉडल्स नाम की बुक आती है, हाँ, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स बाय सेल्डन रॉस, उससे भी बेटा एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस नाम की बुक आती है सेल्डन रॉस की, मेरे पास ऑफिस में है तो यहाँ नहीं है, तो स्टोकेस्टिक, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए नहीं होगा, सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही टाइटल है बाय सेल्डन रॉस, वो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट है, आसान के लिए जे मेधी की बुक आप लोग जानते होंगे, स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय जे मेधी आई थिंक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, या हैं भी, मे बी होंगे, तो जे मेधी जो है प्रोफेसर आईआईटी गुवाहाटी नहीं, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में है, तो उनका बुक उन्होंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दैट यू कैन फॉलो, तो अगर बुक से करना है तो। एंड प्रीवियस ईयर पेपर के लिए स्टोकेस्टिक प्रोसेस गेट में आता है, नेट में आता है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस कर लो, सो दैट यू विल हैव आइडिया कि एंट्रेंस में क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी किताब के क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। बाकी हम लोग प्रॉब्लम सीट मैंने बोल दिया टीम को बनाने के लिए, तो आपको भी डीपीपीज भी मिल जाएंगे जो नए टॉपिक्स हैं उसके कुछ दिन में, सो वो भी है, तो आपको मिल जाएगा। तो सर आप प्रोबेबिलिटी मॉडल्स की बुक रिकमेंड नहीं करोगे? वो जनरल है, नहीं रिकमेंड, कंटेंट सेम है, ऑथर सेम है, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, आप कर सकते हो, वही बुक मैंने पढ़ा है एक्चुअली, है ना। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स ऑलमोस्ट वही स्टोकेस्टिक पे बेस्ड ही है, तो दैट इज नो प्रॉब्लम, कंटेंट तो ऑलमोस्ट वही है, मेन प्रॉब्लम का है, मैं कह रहा हूँ स्टोकेस्टिक प्रोसेस प्योरली उस पर उन्होंने थ्योरेटिकली फोकस किया है, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स भी ठीक है ना, वो भी बुक, कंटेंट आप देखेंगे ऑलमोस्ट वही है, बस थोड़ा लाइट मुझे लगता है वो है प्रोबेबिलिटी मॉडल्स वाले बुक में कंटेंट, और इसमें थोड़ा डीप है, ऐसा समझ सकते हैं आप स्टोकेस्टिक प्रोसेस वाले में, ये है। और सर नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स के लिए कोई बुक रिकमेंड करेंगे? नॉन पैरामेट्रिक में जो मैंने पढ़ा था उस समय वो था जो आईआईटी बॉम्बे में नॉन पैरामेट्रिक आता है सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे था गिबॉन्सन चक्रवर्ती की बुक थी, है ना, इंट्रोडक्शन टू आई थिंक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। बाकी इंडियन ऑथर में भी है, पुणे यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर थे, उनका भी बुक है, आप देख सकते हैं इंडियन ऑथर अगर देखना चाहें तो। मैं अगर नाम बताऊं तो कुछ बुक हैं जैसे, ठीक है, वो तो ऑनलाइन बहुत सारे हेल्प मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कुछ बुक, एक तो गिबॉन्सन चक्रवर्ती की बुक है, और दूसरा इंडियन में पुणे यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज़ हैं वो लोग, अभी मैं रिसेंटली उनसे मिला भी था, अभी मैं कॉन्फ्रेंस में गया था पुणे, पिछले आई थिंक पिछले दिसंबर में, इसने में पिछले दिसंबर में, हाँ 2023 वाले में, तो या जून में शायद, है ना, तो उसमें है कि क्योंकि ये सब ना अब इस फील्ड में, जिस फील्ड में मैं हूँ, क्योंकि जो भी लोग हैं जो रिसर्चर्स हैं या ऑथर्स हैं, ये हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, फ्यूचर में मैं भी किताब लिखूंगा या ऐसे, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं कि कोई बाहर के लोग हैं नहीं, और हम आपके यहाँ बहुत सिंपल लोग होते हैं ना जो भी हैं इस तरह के, मतलब प्रोफेसर का जो तुम देखोगे ना बहुत सिंपल ग्राउंड टू अर्थ और बहुत विनम्र लोग होते हैं ना, वैसा मतलब पोलाइट से ग्राउंड टू अर्थ।
जैसे एग्जांपल के लिए तुम एचसी वर्मा का बुक हमने सबने पढ़ा होगा, जो साइंस वाले बच्चे होंगे, तुम आईआईटी कानपुर कैंपस में जाओगे, यही तुम्हें वॉक करते हुए सुबह मिल जाएंगे वो, क्योंकि वो कैंपस में ही रहते, अब तो रिटायर हो चुके हैं लेकिन रहते वहीं हैं, है ना, आसपास तो वहाँ पे हैं। तो वैसे बहुत सिंपल होते हैं, जबकि इनका नाम कितना ग्रेट है, वो इस तरह से है। बाकी मैं नाम बता रहा था तो कोई बताओ भाई क्या है। निम्बारकर ऐसे इस तरह कुछ है, हो ना, वो है उनका। सर चक्रवर्ती कर ले तो वही काफी रहेगी ना फिर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वैसे देखो, मैं अगर कहूँ दीज बुक्स आर नॉट रिटन फॉर एंट्रेंस एग्जाम, दे आर जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक्स। यू विल नो कि टर्म्स क्या है, थ्योरम्स क्या है। इवन अप्लाइड क्वेश्चंस भी बुक में नहीं होंगे ज्यादा, रेयरली एक दो मिलेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट, वो थ्योरम से जो आप याद रखेंगे अच्छा होगा। आपको अप्लाइड क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू फॉलो एंट्रेंस क्वेश्चंस, और कोई मटेरियल जहां पे आपको प्रॉब्लम बना हुआ मिल जाए तो वो हेल्प करेगा एक्चुअली, क्योंकि एंट्रेंस के क्वेश्चंस उस किताब में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अलग से कोई मटेरियल कोचिंग का लेना पड़ेगा, या कहीं प्रॉब्लम सीट किसी वेबसाइट पे बना रखा है तो वहां से आपको, तो यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू मतलब क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जाम इन अ गुड रैंक, मतलब है ना, फॉर मतलब विद अ गुड रैंक। तो आपको उसके लिए सर क्वेश्चन आप ही के प्रैक्टिस बैच करना में होगा। हूँ अर्जुना 2.2 हाँ हाँ, में, वो मिल जाएगा वो आपको, है ना, तो अभी आपको मैं मटेरियल बस मिल जाएगा। बुक से पढ़ना पसंद है मुझे, इसलिए कह रहा था मैं। बाकी बुक के लिए ठीक है, मैं तो करा ही दूंगा, मैं क्लास में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और मटेरियल भी आपको डीपीपीस भी मिल जाएंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, वो मिल जाएगा। बाकी हेलो सर। जी जी जी, पूछिए, मैं बुक देख लेता हूँ, वैसे भेजा था किसी को मैंने। सर छोड़ो। सर एग्जाम रिलेटेड से कुछ पूछना था, मतलब सेंटर से सर। सर जोन क्या है, जैसे सर मुंबई का है तो जोन के बारे में कुछ जानना था। जोन मतलब जस्ट ये जो है, अच्छा छोड़ो हटाओ। तो एक तो है ना गिवन सेक्टर, जोन का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कहाँ सेंटर होंगे, सेंटर इंचार्ज कौन होंगे, उस पे जो उनके रिलेटेड हेल्प ये कौन डिसाइड करेगा, तो इस हिसाब से जोन बना हुआ है ना। आप अगर देखेंगे जो हम लोग बात कर रहे थे जोन का, तो ये इसी की बात करें ना, ये जो पोस्टर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आईआईटी बॉम्बे में कौन कौन आते हैं, अहमदाबाद है ना, ये जो है अहमदनगर, अकोला, अमरावती, फिर छत्रपति संभाजी नगर मतलब औरंगाबाद जो पुराना नाम था, गोवा, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़ है ना, फिर नासिक, पुणे, राजकोट है ना, सांगली, सतारा, सर इसमें सोलापुर, यही सूरत। पूछना था कि जो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं उसी में हम अपना सेंटर का फॉर्म भर नहीं सकते नहीं हैं, नहीं या नहीं मतलब कि। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी सेंटर दे सकते हैं। जोन अच्छा ये सर, हाँ है सर कि ये डाउट। हाँ, आप पूरे इंडिया में कहीं भी सेंटर दे सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब जहाँ से हम नजदीक है वहाँ हम अपना दे सकते हैं हाँ सर। हाँ हाँ, ये है कि जी। इन सेंटर्स को ये इंस्टीट्यूट हैंडल करती है, तो उस सेंटर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो यू कैन अपडेट देम, ये है एक्चुअली, ठीक है ना। अच्छा सर, अच्छा। तो वैसा जी। है कि ये सेंटर इन सिटीज में जो सेंटर्स होंगे वो ये इंस्टीट्यूट हैंडल करेंगी, कि ये उनका सारा मैनेजमेंट इनके अंडर होगा, ऐसा है। बाकी अप्लाई आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी इंडिया किसी भी सिटी में, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हम्म, ठीक है जी। उसमें दो तीन ऑप्शंस मांगते हैं, आपको प्रेफरेंस मांगते हैं, फिर जहाँ सीटें, क्योंकि नंबर ऑफ लिमिटेड है ना, एक सेंटर पे बच्चे बैठ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। बाकी चैट में आते हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे ना, तो एक एक करके सर देख। और एक क्वेश्चन और था जी सर, जैसे हम लोग जब एग्जाम देने जाएंगे सर, वहाँ पेपर मिलता है ना कैलकुलेशन के लिए। हाँ, वो जैसे आपको हम A4 का हाफ जो है ना, A4 का आधा करोगे तो इस तरह से उसको मिलेगा, स्क्रिबल पैड बोलते हो ना, स्क्रिबल पैड मिलेगा आपको, वो अनलिमिटेड मिलेगा। मतलब एक पैड में अराउंड, याद तो नहीं है, किसी को आइडिया बता सकते कितने पेज होता है, मुझे लगता है कि कम से कम 50 पेज या 40-50 पेज होंगे। 36 होते हैं सर 36, ओके, सो 36 एग्जैक्ट जैसे बता दिया इन्होंने, 36 पेज है। तो एक अगर आप लेते हो रफ के लिए, अगर हो जाएगा तो वो रिटर्न देके आप दूसरा भी ले सकते हो, इस तरह से। सो यू कैन यूज अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्क्रिबल पैड, रफ के लिए आप यूज कर सकते हो, वो देंगे आपको। लेके जाना होगा पेन, बाकी एडमिट कार्ड जो अपना गवर्नमेंट आईडी है वो सब लिखा होगा, जब एडमिट कार्ड आएगा ना तो उसके नीचे लिखा होगा क्या क्या लेके जाना है और क्या मिलेगा। So ओके, ये थैंक यू सर। जी। बाकी ठीक है ना, तो देख लिया हमने। क्या रिकॉर्डेड बैच में एडेड सिलेबस कंटेंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, अभी ना कुछ दिन में आपको ऐड हो जाएगा, जब पढ़ा देंगे लाइव में तो वही रिकॉर्डेड में ऐड हो जाएगा, रिकॉर्डेड बैच में भी, ठीक है। फिर सर पर मेरा स्टैट्स अच्छा है पर मैथ बहुत वीक है। मैथ को ठीक करो, क्योंकि दिक्कत होगी, अगर मैथ वीक होगा तो स्टैट्स को भी वो साथ में हैम्पर करेगा। सो मैथ वीक है तो ठीक करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। सर मेरा स्टैटिस्टिक्स मेरा मैथ ठीक है ना, तो हो गया ना आपका।
तो मैथ कैसे अच्छा करना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना, यू जस्ट रिवाइज फॉर्मूला थ्योरम्स याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करो, खुद ठीक हो जाएगा चीजें। अब सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? हो जाएगा अक्टूबर में, तब भी हो जाएगा, डोंट वरी। अक्टूबर एंड तक नहीं है, 15 अक्टूबर तक तब भी हो जाएगा। तो गिव सम मंथली प्लान और वीकली प्लान टू कंप्लीट द होल सिलेबस। हाँ 2027 बच्चे जो ग्रेजुएट होंगे वो भी 26 में एग्जाम दे सकते हैं। बाकी प्लान क्या है, तुम देखो सिलेबस कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो, फिर जब एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड हो उस पर बहुत सारे कुछ, मतलब पूरे सिलेबस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वेदर थ्रू मॉक टेस्ट। इवन मॉक टेस्ट भी हम अपडेट करा रहे हैं, तो जो अब 40 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं फुल लेंथ हमारा, तो वो तो अब रहेगा। बाकी जो अब अपलोड होंगे 50-60 मॉक टेस्ट, उसमें न्यू पैटर्न पे अपलोड होगा, जो है ना, जो अभी कंटेंट ऐड हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अब है ना अपलोड होंगे। ये मतलब उसके कंटेंट भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे। सो मॉक टेस्ट और डीपीपीज आपको अपडेटेड मिल जाएगा, जो नए कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम दे सकते हैं, जैसे एडमिशन नहीं होगा, मतलब जो बच्चे मान लो अभी सेकेंड ईयर में कोई एग्जाम देना है तो एग्जाम दे सकते हैं, जस्ट फॉर योर एक्सपीरियंस पर्पस। एडमिशन होने के लिए एलिजिबल नहीं है आप, एग्जाम दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम देने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अभी है ना सोहम था जो दिया था, इन्होंने हमारे बैच के हैं, सो ठीक है। बाकी मनीष पूछ रहे हैं क्या रोज कितने घंटे पढ़ना होता है कॉलेज के साथ मैनेज करने? रोज अगर देखो ढंग से शाम को 2-3 घंटे अगर डेली निकाल पाते हो तो इनफ है, लेकिन सेल्फ स्टडी करना जरूरी है ना। सेल्फ स्टडी में आप 1-2 घंटे कम से कम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट फ्लो में रहोगे। आज का जो रिकॉर्डेड सेशन है वो इस ऐप पे मिलेगा, वही यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ मैथ्स जाएगा, जो यूट्यूब चैनल है ना हमारा, उस पे आ जाएगा मास्टर्स क्लासेस का। ओके। हाँ अभी यूट्यूब पे आ जाएगा शाम को, रात को। सर जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, फॉर्म भरने का टाइम ही लगता है कि बाद में लगता है एडमिशन के टाइम? फॉर्म के टाइम भी लगेगा, एडमिशन के टाइम भी लगेगा, लेकिन वो अपडेटेड मांगते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब अप्लाई करोगे ना, क्योंकि आपको फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्योंकि एससी एसटी का तो लाइफ टाइम वैलिड है सर्टिफिकेट, तो उनको तो एक बार बनवा लिए पूरे लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपको हर फाइनेंशियल ईयर में बनवाना पड़ेगा अगर काम है तो, मतलब 1 अप्रैल से लेके वो वैलिड रहता है 31 मार्च तक। तो जैसे अभी अप्लाई करोगे आप, तो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। जब एडमिशन लोगे अगले साल जुलाई 2026 में, तो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको बट सर 3 साल के लिए एलिजिबल होता है ना, जो सर हम लोग बनवाते हैं, जो ओबीसी एनसीएल का बनवाते हैं, नहीं, 3 साल के लिए एलिजिबल रहता है। नहीं 1 साल का भी मैं जॉब जस्ट सर किया हूँ। सर उस पे लिखा रहता है सर, अभी मैं जस्ट बनवाया है, अब उसमें क्या सेंटर लिखा, बनवा 3 रहा साल के लिए हूँ। वैलिड है? यस सर। तो हो सकता है उस पे लिखा हुआ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट जो मांगती है एलिजिबिलिटी, जो लिखा हाँ ये रहता है सर, ये थोड़ा सा न्यू है ना, मांगते हैं। को इंस्टीट्यूट जो मांगती है वहाँ लिखा रहता है कि फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि मैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था, जी तो हमने वही देखा है। और मैं भी जस्ट जॉब ज्वाइन जब कर रहा था उसमें वही था कि भाई इस साल का चाहिए फाइन। जब मैं इंटरव्यू देने गया था जॉब के लिए, तो मेरे पास 2023 वाला पड़ा हुआ था, मैं भी इंटरव्यू दे रहा था ना, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी दे दो एक, फिर वो अंडरटेकिंग करवा लेते हैं कि जॉब होगा तो आपको नया देना पड़ेगा, या आप 10 दिन 15 दिन का टाइम ले लो, आप सबमिट करो। तो फिर नया बनवाया, मैंने सबमिट किया, फिर उस पर जॉब हुआ, इस तरह से। तो वैसा होता है। ठीक है जी। सर अगर हम 3rd ईयर पे हैं तो तब भी एग्जाम दे सकते हैं सर, एप्लीकेशन में फॉर्म भर के? yes even if you are in the first year still you can give exam, even you are second year you can give exam, बट उसका कोई यूज नहीं होगा। बट पर एडमिशन प्रोसेस फर्दर नहीं होगा सर? एडमिशन प्रोसेस में आप कंटिन्यू नहीं होगे, यू कैन गिव एग्जाम फॉर योर एक्सपीरियंस एक्चुअली। ओके। अगर उस एग्जाम में क्वालिफाई हो गया, लेकिन कुछ बैकलॉग पेपर है तो उसके लिए दिक्कत हैगा, राइट? हाँ मतलब अगर बैकलॉग आप 7 अक्टूबर 2000 एग्जाम्पल 26 तक आपका क्लियर हो जाता है, तो यू कैन टेक एडमिशन थ्रू जैम 2026। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई बच्चा 5th सेम में था, वो फेल हो गया, या है अभी 5th सेम में, वो फेल हो गया, तो उसका एग्जाम फिर अगला कब होगा? अब दिसंबर 2026 में, तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। बट जो सेकेंड, मान लो कुछ ऐसा है कि कोई ड्रॉप ले लिया ना, मतलब मान लो 3rd ईयर में फेल हुआ, 1 साल का ड्रॉप ले लिया, तो नेक्स्ट एग्जाम तक तो वो क्लियर हो जाएगा ना पेपर। So, अगर आपको जैम 2026 आपने क्वालिफाई किया, कोई पेपर बैक है, इफ यू गिव दैट, मतलब इन रिटर्न दैट यू विल सबमिट योर फाइनल मार्कशीट, पासिंग डिग्री सर्टिफिकेट बिफोर 7th अक्टूबर 2026, देन यू कैन टेक एडमिशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद अलाउड नहीं होगा। समझ आ रहा आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरह से है कि थोड़ा मतलब अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप है ना 3rd ईयर मतलब अभी जुलाई में फेल हो गए जून में,
और अभी जैम में एडमिशन, तो वो फेल में नहीं होगा। यू हैव टू प्रोड्यूस योर पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ द बीएससी। अगर जुलाई में एडमिशन हो रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एट दैट टाइम, कुछ डिले अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर तक का डिले वो बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये है। ये सर अगर कोई 5th सेम में, अगर मान लीजिए अभी हम लोग 5th सेम चलेगा, अगर इसमें किसी में बैक आ गया तो इसको सर वो अगले अब 7th मतलब 7th में ही देगा, मतलब जो हमारे सेकेंड ईयर है जब 1 साल बाद ही दे पाएगा वो, तो फिर क्या होगा सर? कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे मान लो इस अभी कोई मई में फेल हो गया था 4th सेम में ना, 4th सेम गया होगा, अभी गया होगा, जी तो मान लो अभी 4th सेमेस्टर में कोई फेल हो गया, तो उसका जी। पेपर वो क्लियर करेगा 6th सेम में, 6 में, यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। 6th सेम तो उसका जुलाई 2026 में कंप्लीट हो जाएगा ना, मई में 2026 में। तो हमें लेकिन सर अगर हम लोग अभी होगा तो, जैसे अभी होगा सर, अभी तो अच्छा हम अभी लोग दिसंबर में देंगे। 5th सेम चल रहा है, जी। तो दिसंबर में फेल हो गए तो ये क्लियर अगला दिसंबर में होगा, यस तो सर। आप एलिजिबल, तो तो फिर- आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अच्छा सर। ये चीज़ है। मतलब आपको 7 अक्टूबर से पहले फाइनल डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए टू सबमिट। इवन पहले है तो पहले दे दो, नहीं तो वो उतना अंडरटेकिंग के साथ वो कुछ दिन अलाउ करेंगे। ओके सर जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है यहाँ यूपी में तो हिंदी में बनता है वो, अब इसका स्टेट का वो है क्या नाम है जैम वाला, वो है इंग्लिश में होता है, तो उसमें बनाना पड़ेगा। नहीं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट का जैसे एक तो ब्लॉक से बनता है आपका, तो ब्लॉक में हाँ। जो उसमें लिखा होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब्स या एडमिशन के लिए वैलिड है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिशन या जॉब के वैलिडिटी के लिए आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स है उनसे बनना चाहिए। एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, कमिश्नर हो गया, या इस तरह के लेवल का। उसमें कई कुछ जगह लिखा भी रहता है कि दिस इज वैलिड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और एडमिशन इंस्टीट्यूट। जैसे आईआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है ना, तो वो आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो ऑफिसर बनाएंगे वो वैलिड होगा, स्टेट वाला वैलिड नहीं होगा। प्रोफार्मा तो इसका वेबसाइट पे है, एक एक करके। हाँ, तो जो प्रोफार्मा है वो वेबसाइट पे है जैम की, उसी से बनेगा। फॉर्मेट है। इवन आपके स्टेट वाले जो फॉर्मेट देंगे वो भी एक्सेप्टेड होगा। देयर इज नो नीड टू जस्ट मेक ऑन दिस फॉर्मेट ओनली। आपके जो स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर बना के देंगे उनका अपना फॉर्मेट भी चलेगा। देयर इज नो, है ना, मतलब यहाँ से भी आप फॉर्मेट है वेबसाइट पे, यू कैन डाउनलोड। ठीक है ना, फॉर्मेट यहाँ फैक्स में भी था, सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम फैक्स देख रहे थे ना, तो ये जो फैक्स है यहाँ पे भी फॉर्मेट है। अब जाके इसमें आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन रिलेटेड ना, तो इसमें जो ईडब्ल्यूएस का जहाँ पे जिक्र है वहाँ पे होगा, सो यू कैन डाउनलोड, और वहाँ पे आएगा जब तुम्हें देना होगा तो वेबसाइट पे देगा वो फॉर्मेट, सो दैट यू कैन, ठीक है ना, वहाँ से आएगा कुछ ऐसा। ईडब्ल्यूएस का था इसमें ना जिक्र, तो देख लेना। ओबीसी सेकंड नंबर पे था, सेकंड पे। जैसे ये ओबीसी थे, यहाँ ओबीसी का इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है। कहाँ गया, सॉरी, ये था ना अपलोड, यहाँ पे था करेक्शन वाला। तो जो करेक्शन था ना, करेक्शन वाला जो क्वेश्चन था ये वाला ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ फॉर्मेट है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर, फॉर्मेट ऑफ द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट गिवन हेयर। ठीक है, सो क्लिक करो, पहुँच जाओगे वहाँ पे, देखो आ जाएगा। तो ये है रहा तुम्हारा फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट दैट यू कैन, ठीक है। तो इस पे जाके तुम बनवा सकते हो। ये भी है कि ये तुम डाउनलोड कर लो, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कह रहे 3 साल वाले लोग, दिस डेट ऑफ इशू ऑफ सर्वर शुड बी आफ्टर 1 अप्रैल 2025। यही जब एडमिशन ले रहे होगे नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ लिखा होगा कि दिस शुड बी इशूड बाय अप्रैल 1 2026। जब तुम जुलाई 2026 में एडमिशन ले रहे होगे बॉम्बे, कानपुर या जहाँ भी, तो वहाँ पे 2026 अप्रैल 1 के बाद का होना चाहिए। अभी के लिए आपको 2 बार बनवाना पड़ेगा, अभी भी और तब भी। अगर अभी अगर नहीं बनवाओगे तो जनरल में डाल देंगे वो, फिर बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। ये है सर। ये जैसे अभी सर जो ओबीसी का सर एडमिशन जो लेते हैं सर, वहाँ पे सर न्यू मांगते हैं, लेकिन सर हम अभी दिए थे, हमारा 3 साल तक स्कॉलरशिप मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर, तो अभी हम पुराना का ही यूज करते हैं। हमारा 3 साल हो गया है, मतलब 3 साल तक एलिजिबल रहता है सर, एलिजिबल रहता है, लेकिन जो एग्जाम होते हैं सर वो थोड़ा सा न्यू मांगते हैं। हाँ, मेनली जब नई जगह जाते हो ना, नए जॉब है, नया एग्जाम है, जैसे मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे हर साल वहाँ नहीं देना है। एक बार मैंने दे दिया, हो गया। अब अगर नई रिक्वायर, मान लो कहीं नई जगह जॉब करने जाऊंगा मैं, तो वहाँ फिर मुझे बनवा के नया देना पड़ेगा, इस तरह से। यस सर। या नया एडमिशन कहीं पे लूंगा मैं, तो उसके हिसाब से मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। ओबीसी का जो पूछ रहे थे, ओबीसी का भी है यहाँ पे, है ना। ये आप देखो, यहाँ से ओबीसी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था ना कि ओबीसी का ब्लॉक लेवल में भी बन जाता है, जैसे बिहार से हमारे यहाँ सेंट्रल लिस्ट, जो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी हाँ, सेंट्रल लिस्ट लेवल पे बोला। हाँ, सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें नाम होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो बना के देना चाहिए आपको सर्टिफिकेट। यस। हाँ, तो ब्लॉक में भी रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू बन जाता है।
लेकिन आई थिंक ब्लॉक में अप्लाई करते फिर ऑनलाइन होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसमें लिखा होना चाहिए एसडीओ का या एसडीएम का या कमिश्नर का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, उसका रेवेन्यू sign। ऑफिसर का लिखा है सर, रेवेन्यू ऑफिसर का सिग्नेचर आई है। थिंक रेवेन्यू ऑफिसर मे बी तहसीलदार कुछ लेवल पे देखना पड़ेगा, उसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वैलिड, ऊपर लिखा है कुछ, हाँ 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 लिखा हुआ तो है। फिर ठीक है वो वैलिड है ना। तो रेवेन्यू ऑफिसर को अगर वो दिया गया, क्या उड़ीसा से है? उड़ीसा में इस तरह का मैं देखा था कुछ नहीं सर्टिफिकेट, मैं बिहार से हूँ सर, अच्छा बिहार बिहार से से हूँ। हैं, तो वहां पे है, तो रेवेन्यू ऑफिसर को शायद राइट है, तो हो सकता है। तो उस तरह से यहाँ इस रीजन में जी अगर सर। रेवेन्यू ऑफिसर, तो वो चलेगा, अगर ऊपर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के लिए या जॉब के लिए वैलिड है एडमिशन के लिए, तो चलेगा। ओके सर। यस, सर इसमें लिखा होगा ना नीचे फॉर्मेट। अच्छा ठीक है, फिर तो चाहिए। Sir, how to complete syllabus topic wise? हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, अब तो 6 महीने बचे हैं, तो यू ट्राई टू सिलेबस, उसके लिए सिंपल तरीका पढ़ना पड़ेगा। तो जो जो कंटेंट है, या तो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर खरीद लो, उसमें पूरा हो जाएगा, लाइव करोगे उसमें भी हो जाएगा, नहीं तो किताबें उठाओ हर टॉपिक का, बैठ के पढ़ना शुरू करो, तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सो यू हैव टू, कोई शॉर्टकट तो है नहीं ना, यू हैव टू जस्ट, ऐसी कोई दवाई तो है नहीं खाएंगे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो पढ़ना पड़ेगा बैठ के आपको। पढ़ने एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है। एक बार में नहीं समझ आएगा भाई, कोई चीज़ें एक बार में हो जाता फिर तो बस एक रात पढ़ने वाले बच्चे टॉप करते, ये सब है। आपको रिपीटेडली यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट 4, 5, 6 टाइम सिलेबस, फिर क्वेश्चंस भी उस लेवल के बहुत बार प्रैक्टिस करना होगा। लर्निंग प्रोसेस स्लो है, ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के पढ़ोगे सब हो जाएगा। सो यू जस्ट गो थ्रू कंटेंट सिलेबस, या तो रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो, उसमें ढंग से पढ़ो, समझो, लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो जितना ज़्यादा हो सकता है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। किताबें उठाओ, किताबों से पढ़ो, है ना। सिलेबस मतलब या तो है ना, एक फायदा क्या होता है कोचिंग का, एक जगह सारा मटेरियल मिल जाता है कि रिकॉर्डेड में, या आपको पूरा मटेरियल एक जगह मिल जाएगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो दे देंगे, तो वहाँ से मिल जाएगा। इस तरह से है। सो यू कैन फॉलो बुक्स, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर बैच में हो तो यू कैन जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर ढंग से देखो, अगर रिकॉर्डेड में लाइव में हो, लाइव में कंप्लीट कर लो, देन यू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एग्जाम निकालने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको अच्छा करना पड़ेगा, है ना। जस्ट नोइंग थ्योरी डेफिनेशन इट्स नॉट इनफ, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम बुक और फ्रॉम सम सोर्सेज, जहाँ से भी मिल जाए, एक एक कंटेंट पूरा कंप्लीट करो, देन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज ले लो या मॉक टेस्ट ले लो, इस तरह से उसको कंप्लीट करो, ठीक है। और सर जी जी सर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का प्रोग्राम हो क्या, कैसे होगा सर? थर्ड ईयर में दे सकते हैं क्या? मुझे लगता है यस, इस बार इन्होंने थर्ड ईयर का वर्ड मेंशन करना, मतलब मेंशन तो नहीं किया इन्होंने, फाइनल ईयर मेंशन किया है। तो अगर आपके कॉलेज अगर थर्ड ईयर में वो करते हैं, या हो सकता है बाद में अगर एलिजिबिलिटी कुछ वैसी आएगी, तो यहाँ पे इन्होंने थर्ड ईयर मतलब एलिजिबिलिटी में लिखा नहीं है ना, इसमें कहीं थर्ड ईयर है देखना, तो ये भी आएगा, या पूछना पड़ेगा इनको मेल करके आपको, जैम वालों को। कुछ नहीं, इनका हेल्प सेक्शन होगा यहाँ पे, तो जैसे मेल आईडी ये है ना, इस पर मेल करके पूछ लो, ये जैम 2026 तो सर थर्ड ईयर में ऑनर्स डिग्री नहीं मिलेगा? ऑनर्स डिग्री नहीं मिलेगा, मतलब बीएससी की डिग्री जनरल मिलेगी ना, तो आई थिंक इसके लिए 2 ईयर एमएससी के लिए एलिजिबल है आप। ये सर फिर हम लोग फोर्थ ईयर करने के बाद फिर 2 ईयर करना पड़ेगा क्या? क्योंकि जब तक 1 ईयर प्रोग्राम एमएससी में नहीं आता है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे शायद डीयू में 1 ईयर प्रोग्राम शुरू हो गया है ना, तो जो 4 ईयर बैचलर्स करेंगे तो उनके लिए 1 ईयर मास्टर का ऑप्शन है, लेकिन इंस्टीट्यूट 1 ईयर मास्टर अगर रन कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो यू हैव टू डू 2 ईयर मास्टर, ये है, ठीक है। बाकी जिनको जैम से रिलेटेड क्वेरीज, फॉर एग्जांपल आप 3rd ईयर 3 ईयर बैचलर डिग्री वाले एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मेरे हिसाब से दे सकते हैं, बट स्टिल क्योंकि मैं ऑफिशियल पर्सन नहीं हूँ, तो यू कैन मेल, इनको मेल करो jam 2026@iitbombay.ac.in, IITB है ना, इस पर मेल करो, कभी भी कुछ भी क्वेरी हो इस प्रोसेस में आप इनको मेल करो, रिप्लाई आएगा, है ना। ये नंबर्स भी हैं, वर्किंग आवर में आप फोन कर सकते हो, बता रखा है इन्होंने कि आप कॉल भी कर सकते हो, कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हो, नहीं तो मेल कर सकते हो आप, ठीक है। सो ये है वर्किंग डेज में ये टाइम है आपको। वो जो EWS है ना सर, वो किसे अप्लाई करना चाहिए और उसका यूज क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा, वो पूछना था सर। EWS का जनरल कैटेगरी को पहले, जैसे जनरल कैटेगरी में कुछ लोग हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनका आई थिंक कुछ इनकम क्राइटेरिया है, कितना जी 8 लाख है, 8 लाख का होना चाहिए ईयरली शायद फैमिली इनकम, ऐसा कुछ है 8 लाख है ना। सो आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, इसमें आपका इनकम इंक्लूड नहीं होगा, पेरेंट्स का, और उसमें भी बहुत सारे वो हैं सिस्टम है। तो आप जैसे उन बच्चों के लिए एक अलग से कैटेगरी बनाया गया है EWS, थोड़ा एडवांटेज मिलता है इसमें, थोड़े मार्क्स कम भी हैं तब भी एडमिशन हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे EWS में हमारे यहाँ वैभव थे, वैभव खरे, उनका 96 रैंक है, कानपुर मिल गया। जनरल कैटेगरी में विदाउट EWS क्या नाम था उसका, हर्षित, नाम भूल गया मैं, छोड़िए, जिनका 63 रैंक है जिसका, तो 63 रैंक पे भी उसको कानपुर नहीं मिला, एंड में जाके एडिशनल राउंड में जाके उसको कानपुर मिला है,
क्योंकि 50 मार्क्स पे क्लोज, 50 रैंक पे क्लोज हो गया था, मतलब ऐसे ही बता देता हूँ, कानपुर का 50 रैंक पे क्लोज हो गया जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 96 रैंक तक गया है। तो ये डिफरेंस है जनरल में और ईडब्ल्यूएस में। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो यूज करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप जो कैसे बनवाओगे, तो ब्लॉक में जाओ, उनको बोलो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, तो उनके लिए जो प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करो, बना देंगे, तो इसका हेल्प होगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, और वो सर्टिफिकेट का कुछ वैलिडिटी भी होता है क्या? हर एक का साल, ऐसा 1 ईयर लिखा था ना इसमें, 1 ईयर वैलिडिटी है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वैलिडिटी रहेगी। 1 अप्रैल 2025 के बाद अभी बनवाओगे तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वापस 1 अप्रैल 2026 का बनवाना पड़ेगा। उसके बाद मतलब फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो उसके लिए ही वैलिड रहेगा। उस बीच में कभी भी बनाओगे तो 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। ये इवन कोई बच्चा 30 मार्च को बनवाया तो 31 मार्च तक ही वैलिड है, वो उसके बाद वैलिड नहीं है। ठीक है, सो ये है। तो अभी आप बनवाओगे तो वो 31 मार्च तक का वैलिड रहेगा, जो भी बीच में एडमिशन या प्रोसेस जो भी जरूरत पड़ेगी उसमें वैलिड रहेगा। नेक्स्ट ईयर एडमिशन है फिर आपको बनवाना पड़ेगा, तो इस तरह से है। बट इसमें पास ऑप्शंस हैं, देखो कैटेगरी का फ़ायदा लो, अगर ऑप्शंस है तो इसका फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई गलत भी नहीं है। ठीक है, सो ये है। आर 2025 पास आउट स्टूडेंट विथ बैकलॉग एलिजिबल फॉर जैम। सो अगर आपका बैकलॉग 2025 में पास आउट हुए हैं, मई 2025 में आप बैकलॉग हुआ तो मई 2026 में क्लियर हो जाएगा, तो यस यू आर एलिजिबल। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए सीट्स भी इंक्रीज होंगी क्या? अच्छा, ये मे बी क्योंकि इंक्रीज होती रही हैं बाय टाइम, तो अभी सीट मैट्रिक्स आया नहीं है ना, ये वेबसाइट है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट करते रहो। यू कीप विजिटिंग रेगुलर, है ना, आप रेगुलरली कभी भी टाइम खोल के देखते रहना क्या क्या अपडेट आ रहा है, क्योंकि वेबसाइट अपडेट होता रहेगा अब एग्जाम तक, नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। सो जस्ट कीप चेकिंग रेगुलरली jam2026.iitb.ac.in, इस पर चेक करते रहोगे तो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा क्या है। अभी सीट मैट्रिक्स आई थिंक है ना, आया नहीं है, जैसे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है ना इसमें, सो यहाँ पे था ना सीट मैट्रिक्स में, देखना इसमें सीट मैट्रिक्स अभी इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें चेक करना कहाँ कहाँ है, तो इसमें जो है सीट मैट्रिक्स दिया नहीं, कहाँ कितनी सीट्स है ना ये पता नहीं है अभी, इन्होंने अपडेट किया नहीं है रैंक मेरिट लिस्ट, सब अभी अपडेट होगा धीरे धीरे। ये तो बता रहा है जस्ट कि क्या होगा, ये सब पढ़ना, एक एक चीज़ पढ़ना और समझना। ज़्यादातर आंसर जो आपके क्वेरीज होते हैं सब वेबसाइट पे रहता है, ठीक है ना, तो उससे पता चल जाएगा। तो अभी मुझे लगता है अभी वो नहीं आया है ना, यहाँ सीट मैट्रिक्स ना, देखो अभी सीट मैट्रिक्स इन्होंने अपडेट नहीं किए होंगे, है ना। फॉर द एडमिशन रिलेटेड फैक्ट दिस विल बी अवेलेबल सून, है ना, तो ये आ जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि जैम के थ्रू कई बार इंस्टीट्यूट इंक्लूड भी होते रहते हैं। जैसे पहले अभी रिसेंटली ऐड हुआ था IIT पलक्कर जैम MS के थ्रू, रिसेंटली ऐड हुआ NIT वारंगल, तो इंस्टीट्यूट ऐड भी होते रहते हैं जैम MS के थ्रू, जो है ना। सो इसीलिए तो रेगुलरली यू कीप चेकिंग, आ जाएगा। तो इस पर वेबसाइट पे एक बार आएगा तो हो सकता है सीटें इंक्रीज हो, इंस्टीट्यूट इंक्रीज हो, ऐसा हो सकता है। तो ये चूंकि वेबसाइट पे आएगा तभी पता चलेगा हमें, ठीक है। सर जी अभी आप एकलव्य में यूनिवेरिएंट वाला पार्ट खत्म हो गया ना सर, तो इसमें मैंने सिर्फ PYQs किया, ओनली जैम के लिए, जैम का जो MS का जो PYQ से उतना किया और DPP किया, क्या ये एनफ है कि और गेट के भी करना जरूरी होगा या फिर नेट के भी करना? देखो एक तो ये है कि कुछ भी एनफ नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन है, तो इट्स नॉट जस्ट आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये भी है कि बाकी लोग कितने मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रैंकिंग होगी ना एट द एंड। तो ऐसा तो नहीं कह सकते आप, जैसे कॉलेज में परसेंटेज है कि भैया चलो 33% चाहिए, स्कूल डेज में 33% था, अभी जाके कॉलेज में है कि भाई 45% है ना। तो ये नहीं कि 50% एनफ है लाना, यस पास होने के लिए एनफ है। यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि इतना पढ़ ले 50% का काम हो जाएगा, तो BSc में तो हो जाता है 50-60% ले आया हो गया, लेकिन ये कंपटीशन है, रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा, मार्क्स पे नहीं, रैंक पे एडमिशन होगा। तो आप जितना बेस्ट कर सकते हैं कीजिए। आप जो कह रहे हैं कि आपने सिलेबस किया, जैम के PYQ कर लिए, मेरे नॉन PYQ DP भी हमारे वाले जो आपने कर लिए, तो ये एनफ है एग्जाम के लिए। फिर आप इतने मॉक टेस्ट कर लोगे तो एनफ है ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो एनफ है, बहुत है अच्छा रैंक लाने के लिए। बाकी और अगर टाइम है, पॉसिबल है, तो आप करो, गेट के PYQ भी सॉल्व करो, नेट के PYQ भी सॉल्व करो, ISI वाले भी कर लो, ISS वाले भी कर लो अगर कर सकते हो तो, लेकिन वही करना जो आपके जैम MS का सिलेबस का है। बाकी टाइम वेस्ट करने का उससे लॉस ही होगा, फायदा नहीं होगा। अगर आप मतलब दुनिया में सारी चीज़ें जानने की कोशिश करोगे तो 100 जन्म भी कम पड़ेंगे, एक जन्म तो ऑब्वियसली कम है, 100 मतलब इतनी सारी चीज़ें रोज डेवलप हो रही कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। सो वी हैव टू स्टिक टू द नीड, विश पे भी नहीं, नीड पे, जो आपकी ज़रूरत है उस पर काम करो, अच्छी हो जाएगी लाइफ।
इच्छा के हिसाब से चलोगे तो बहुत कुछ दिक्कत होगी। सो जस्ट फोकस ऑन नीड, किसी नीड है तो आप कह रहे हो कि एग्जाम निकालने के लिए नीड है कि एज मच एज यू कैन डू कीप डूइंग, ये है। तो आप अगर कर सकते हो जितना आपने किया सही है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर कर लोगे गेट का, नेट का, ISS का, ISI का, तो नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा ये। बाकी मैं हूँ हेल्प करने के लिए अगर डाउट होगा तो, ये है। क्योंकि बाकी बच्चे भी है ना, जी जैसे सर। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ बच्चे से मैं बताता हूँ, जैसे हमारे बंगाल के बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, तो उनका क्या बचपन से ही वो इतने मोटिवेटेड होते हैं कि उनको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती पढ़ने के लिए। वो लास्ट के 2-3 महीने में कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं मॉक टेस्ट के लिए, हमारा ही या किसी और का भी, तो फिर रिजल्ट उनका अच्छा आ, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो इतना पढ़ते हैं कि जो चीज़ें मुझे आती है वो उनको ऑलरेडी आ रही हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में उनको ऑलरेडी पता है। सो दे डोंट नीड कि मुझे कंटेंट पढ़ाऊँ उनको, वो बस आते हैं, प्रॉब्लम या तो DPP उनको चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए। मतलब बहुत हद तक बच्चा ऐसे हैं जो है ना बंगाल में, जो बचपन से मोटिवेटेड है, स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएशन इतना अच्छा से करते हैं कि उनका चीज़ें वहीं से क्लियर रहती हैं। तो जो बाहर के बच्चे, अगर आपका उतना क्लियर नहीं है तो आपका उनसे कॉम्पिटिशन है। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं, 4 साल 5 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो 11-12 में कई बार स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, वो एडिशनल सब्जेक्ट में, तो इस तरह से है। तो उनका क्या है कि वो लोग स्ट्रॉन्ग है उनका। सो दे जस्ट नीड प्रॉब्लम टू सॉल्व, कि उनको बस मॉक टेस्ट दे दो, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट दे कैन बी सम कंफर्टेबिलिटी आ जाए, बस इतना है। DPP दे दो, हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है। लेकिन अगर आपको कंटेंट भी पढ़ना है तो आपको कंटेंट भी पढ़ना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, ये सब भी है। तो यू हैव टू मेक मोर एफर्ट्स, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल कोई 5 साल से कोई चीज़ कर रहा है, भले स्लो ही कर रहा है, आप 1 साल में इतना मतलब हार्डवर्क करो कि उनसे बेटर हो सको, तभी रैंक बेटर आएगा ना। करते भी हैं बच्चे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रियांशु यूपी का BHU से 7th रैंक लाया ना। ये 11वीं रैंक की ये सिमरन है, ये राजस्थान की है, वनस्थली विद्यापीठ से मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है, 11वीं रैंक लाया ना। दे जस्ट डिड 1 ईयर हार्डवर्क, 1 साल में कर लिया इन्होंने। तो आपको 1 साल में इतना एफर्ट्स पुट करना होगा कि यू कैन बीट ऑल ऑफ देम, है ना, क्योंकि रैंकिंग होनी है यहाँ पे। तो इतना किया जा सकता है, हर साल ऐसे बच्चे निकलते हैं, आप देखोगे तो पिछले साल है ना सचिन था, वो नीरज है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 22-24 रैंक वाले हैं। 12 रैंक वाला बच्चा जो था पिछले साल, वो मैथ्स बैकग्राउंड का था। तो इस तरह के बच्चे हैं। सो आप भी हो सकते हो, बट यू हैव टू वर्क। आप स्टैटिस्टिक्स के हो तो और एडवांटेज आपके लिए, बट यू हैव टू पुट एफर्ट्स बिकॉज इट इज कंपटीशन, और यहाँ मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग होनी है, एडमिशन रैंक पे होना है। सो यू हैव टू सी कि 128 सीटें हैं लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग, और 3000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। सो कोई 128 बच्चों का ही एडमिशन होगा। सो यू हैव टू सी। सर वो रैंक होल्डर्स में वो बीटेक वालों भी है सर? हाँ, बीटेक बी स्टैट्स वाले भी होते हैं, क्योंकि उनका जैसे कोई ISI से बी स्टैट्स किया है तो एग्जाम इतना अच्छा ISI में पढ़ाए जाते हैं बैचलर्स में, हम लोग क्या पढ़ाएंगे उसके सामने। तो ऑलरेडी बच्चे इतने अच्छा है कि उनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एग्जाम देके, जैसे फर्स्ट रैंक जिस बच्चे का बी स्टैट्स का ही, तो बी स्टैट्स वाले भी देते हैं, बीटेक वाले भी देते हैं, क्योंकि एलिजिबल तो वो भी हैं। कई बीटेक वाले बच्चे, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल नाम दे रहा था, नीरज है, पिछले साल नीरज था जिसके 22 रैंक थे, तो वो बीटेक कंप्यूटर साइंस का था। फिर हमारे उसने कोचिंग किया था क्योंकि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, फिर उसका 22nd रैंक था, IIT बॉम्बे से OR में MSc कर रहा है। ऐसे अभी इस बार भी जो OR में बच्चा गौरव एडमिशन लिया है हमारा, गौरव भी मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है, वो IIT बॉम्बे OR में एडमिशन लिया अभी 2025 की बात कर रहा हूँ। सो उसका आई थिंक 95 रैंक था, आई थिंक गेस। सो इस तरह से था। सो 95 रैंक पे उसका मे बी EWS होगा या OBC, आई थिंक है OBC है, तो 95 रैंक पे उसको मिल गया IIT बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च MSc, तो वहाँ से कर रहा है वो। तो ये सब है, तो ये सब वो बच्चे जो स्टैट्स बैकग्राउंड के नहीं है, है ना। सर और एक चीज पूछना था कि अभी जब अभी भरना स्टार्ट आएगा, जब भरना होगा, तभी अगर EWS का फॉर्म तभी अब सबमिट कर देंगे ऑनलाइन में, तो नेक्स्ट ईयर जब एडमिशन प्रोसेस होगा तो तभी भी नया बनवाना पड़ेगा कि वही चीज वापस दिखा नहीं, सकते नया हैं? बनवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अभी हम देख रहे थे ना, जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये तो EWS का भी खोला था ना मैंने, तो यहाँ जो EWS है ये था, तो इसमें लिखा हुआ है ना कि डेट ऑफ इशू ऑफ EWS सर्टिफिकेट विल बी 1 अप्रैल 2025। तो जब एडमिशन के लिए आप ये डाउनलोड करोगे जो भी डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें लिखा होगा कि दिस द डेट ऑफ EWS सर्टिफिकेट शुड बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। तो एडमिशन के टाइम पे दोबारा बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी हाउ टू कंप्लीट सिलेबस बता दिया हमने कि आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड, सॉल्व क्वेश्चंस टू फील कॉन्फिडेंट एंड रिवाइज रिवाइज रिवाइज। एक बार में आप परफेक्शन नहीं आएगा, यू डोंट हैव टू डिप्रेस और टेंशन नहीं लेना है, बार बार पढ़ो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। IIT जैम में और गेट की कैलकुलस में कितना डिफरेंस है? गेट में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा आई थिंक वो भी इस बार ऐड कर ही दिया इन लोगों ने, है ना। अगर आप देखोगे तो जो सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, तो इस बार तो उन्होंने ऐड कर ही दिया ना, कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कैलकुलस में जैसे इस बार इन्होंने
कुछ पार्ट और ऐड कर दिए, ऑलमोस्ट सेम ही आई थिंक, मुझे लगता है आप जस्ट डाउनलोड कर लो, क्योंकि यू जस्ट डाउनलोड इट, मैथ्स वर्ड बाय वर्ड सर्कल करो, ये कॉमन है ये नहीं है, है ना। अब डाउनलोड करो 2025 का जैम का सिलेबस, 26 का जैम, कंपेयर कर लो क्या नया है। गेट से करना है, गेट 2026 का वेबसाइट अभी लॉन्च होना है, क्या चेंजेज आएगा उसके बाद पता चलेगा। जैसे अभी आज वेबसाइट लॉन्च हुआ जैम 2026 का, तो आज हमें पता चला कि ये सिलेबस ऐड हो गया, ये चेंज हुआ है कि 3070 जो था अब 2570 हो सकता है। अभी हालांकि श्योर मैं नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने हटा दिया वो PDF, बट मे बी जो भी हो 3070 हो या 2575 हो, आप प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ दिन में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अर्जुना 1 का कैलकुलस करे तो है ना, यस यस, जो लोग अर्जुना बैच अगर आप पूरा कंटेंट कर लोगे ना, तो अर्जुना बैच का ऑलमोस्ट जो पिछले साल मैंने अर्जुना 1 का जो सिलेबस अब बात करो, अर्जुना 1 लास्ट ईयर मैंने डे 1 से गेट का बैच स्टार्ट किया था, पूरा साल गेट का पूरा पढ़ाया मैंने। तो अर्जुना 1 का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें पूरा गेट का 100% सिलेबस कवर्ड है, एंड वो जैम का भी 100% सिलेबस है, उसमें थोड़े से एक दो चीज़ एक्स्ट्रा हो सकती है, लेकिन अब तो वो भी इंक्लूड कर दिया, स्टोकेस्टिक नॉन पैरामीट्रिक वो भी है, तो आप वहां से कर लो। तो अर्जुना 1 का रिकॉर्डेड पूरा कवर कर लोगे तो जैम की भी पूरी तैयारी हो जाएगी, गेट की भी पूरी तैयारी हो जाएगी उससे, ये है। और इवन कुछ हद तक नेट की भी तैयारी, नेट का 60-70% नेट की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ और कंटेंट भी है, तो नेट की भी तैयारी हो जाएगी अर्जुना बैच से, ये है। व्हाट्स द अपडेट में सिलेबस है वही है ना, बाकी जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर मेरा स्टैटिस्टिक्स अच्छा है पर मैथ्स, ठीक है ना, तो उसको मैथ को ठीक करो, मैं कह रहा हूँ वरना नुकसान होगा। तो for information, is there a scope for statistics in IJR, NIJR, IISc and other institute? See, these are research institutes. जो IJRs हैं डायरेक्ट एडमिशन देती है, IJR भोपाल, IJR पुणे, है ना, दे गिव डायरेक्ट एडमिशन थ्रू जैम, इवन विदाउट इंटरव्यू। कुछ इंटरव्यू कराती हैं, कुछ विदाउट इंटरव्यू, जैम वाले डेटा शेयर करते हैं, वो सीधा आपको मेल करेंगे। कुछ जगह आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा जाके, कुछ IJRs में दे विल कॉल फॉर इंटरव्यू एंड देन एडमिशन मिलेगा, बट दे आर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते आप। दे ऑफर इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम, IISc बैंगलोर भी, IJRs जितने भी हैं सब, दे ऑफर इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम, मींस मास्टर्स प्लस PhD 7 ईयर प्रोग्राम है वो, तो जाओगे तो 7 साल इंस्टीट्यूट में बिताना पड़ेगा, डुअल डिग्री मिलेगी। मे बी आई थिंक एक्सिट ऑप्शन भी है आफ्टर 2 ईयर्स, या तो आप सुटेबल नहीं रहे PhD के लिए तो MSc की डिग्री देकर वापस भेज देंगे, या आपका मन हुआ जाना है तो एक्सिट डिग्री का ऑप्शन है। आई नो फ्यू पर्सन जो एक्सिट लेके आ जाते हैं बीच में, तो 2 साल का एक्सिट लेके आप आ सकते हो। सो दे आर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो वो फोकस उनका रिसर्च पे होता है। मे बी IISc में प्लेसमेंट हो सकता है, बट वैसे किसी बच्चे को जानता नहीं हूँ जो MS के थ्रू गया हो और प्लेसमेंट हुआ हो ना। रिसर्च में आई थी कि 2 बच्चों को जानता हूँ जो है, सो दे गो फॉर PhD एंड देन PhD के बाद भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्टैट्स में PhD कर लोगे तब भी कॉर्पोरेट में मच बेटर ऑप्शन है दैन आफ्टर MSc, ठीक है। बाकी सर फॉर इन्फॉर्मेशन, इज देयर स्कोप ऑफ, ठीक है ना, बता दिया आपको, ठीक है भाई। एक बाकी तो हो ही गया मुझे लगता है, मुझे लगता है सबका क्वेश्चन हो गया है। बैकलॉग वाले बच्चे बता दिया मैंने, अभी बैकलॉग आपका 25 में था, आप एलिजिबल हैं 26 के लिए, डोंट वरी, ठीक है, अप्लाई कीजिए। वीक है तो अच्छा करो, करना पड़ेगा, है ना। हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, जस्ट पढ़ना शुरू करो। आई थिंक हो ही गया ना। प्रियांशु जो 7th रैंक का, एनी सोशल वांट कांटेक्ट हिम, यस आप नंबर टेक्स्ट, मैं नंबर भेज दूंगा। जिन लोगों को, प्रियांशु जिनका 7th रैंक था, वो BSc अभी BHU से किया है, अपीयरिंग में था, ही वाज मतलब वो ड्रॉप नहीं लिया है, तो अपीयरिंग के साथ वो 7th रैंक लाया है, तो यू कैन, है ना, लर्न फ्रॉम हिम। मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ, सो यू कैन टॉक, या कभी सेशन भी रख सकते हैं, एक और लाइव सेशन रख सकते हैं, सो उसके थ्रू उसको बुला के फिर आप अपना क्वेरीज एक साथ पूछ सकते हो, तो ये भी एक ऑप्शन है कि एक सेशन रखें हम जैम के लिए प्रियांशु के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ, एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो रखते हैं, काम करते हैं कुछ दिन में, सो वही बेटर रहेगा। बाकी मार्केट में दिखावे पे ज़्यादा नहीं जाना है ना, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे यहाँ से पढ़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सिर्फ मॉक टेस्ट लेते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा है, इट्स नॉट लाइक कि मैं बाहर बोल रहा हूँ। बाकी मॉक टेस्ट आप देखो, कंटेंट अगर आपको नीड है सिलेबस की, सो कौन आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे बहुत से, मैं खुद खड़गपुर में रहा हूँ 3 साल PhD के दौरान, एंड आई नो पीपल देयर, है ना, कि स्टैटिस्टिक्स का क्या वहाँ बंगाल में, कोलकाता में ISI में रहा हूँ कुछ टाइम में, अभी कुछ वर्कशॉप में गया था वहाँ पे, तो इस तरह से हैं। सो दे आर स्ट्रांगली मोटिवेटेड, दे डोंट नीड कंटेंट। कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, सो उनको मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, उनका रैंक आना ही है। तो बस क्या है, कहीं वो प्रॉब्लम सीट ले लिए तो उनका रैंक दिखा देते हैं, कहीं वो मॉक टेस्ट ले लिया रैंक दिखा देते हैं, तो उसमें नहीं फंसना है कि अच्छा कि हमने ये इतने, हाँ इतना रैंक। आप देखो कंटेंट डिलीवरी टीचर की क्वालिटी क्या है, कौन कितना कंटेंट डिलीवर कर सकता है, आपके नीड को फुलफिल क्या कर सकता है, आपके डाउट कहाँ सॉल्व हो सकता है, ये सब चीज़ें, यू जस्ट एनालाइज योरसेल्फ,
है ना। बाकी कंटेंट बच्चों से बात कर लो, पता चल जाएगा कि जो रैंकर्स है, यू टॉक टू देम, वो खुद बता देंगे क्या कैसे है फीडबैक, है ना, कि उन्होंने कंटेंट कहाँ से पढ़ा है, सिलेबस कहाँ से कंप्लीट किया है, PYQ कहाँ से किया है, वो खुद बता देंगे, ठीक है। जैसे बंगाल में आई थिंक मुझे कुछ बच्चे मुझे बताते हैं, सृजीत सर वहाँ कोई हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, सृजीत मुखर्जी, है ना, और भी 1-2 टीचर्स हैं, बच्चे खुद बताते हैं कि सर वहाँ हम BSc में पढ़ते थे, मतलब वहाँ भी हैं, वो हमारे यहाँ भी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे अर्का था, अर्का प्रधान जिसका 46 रैंक है, वो उनके यहाँ भी था, हमारे यहाँ भी था। ऐसे बहुत सारे बच्चे 2-3 जगह ज्वाइन कर लेते हैं, सो दे सिलेबस हमारे यहाँ पढ़ते हैं, टेस्ट कहीं और देते हैं, ऐसा भी है, 2-3 जगह भी पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यू आर फ्री, आपको जहाँ से भी हेल्प, आपको अच्छा करियर अच्छा करना है तो आपको जहाँ से फ़ायदा होगा वहाँ से फ़ायदा लो, क्योंकि करियर अच्छा करना है तो यू हैव टू बी मतलब सेल्फिश अबाउट योर सेल्फ, ये अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको लाइफ में अच्छा करना है तो आपको जो भी हेल्पफुल चीज़ें लगती यू जस्ट एंजॉय इट और यूज़ इट, ये है। ठीक है। IIT जैम में और गेट कैलकुलस में कितना देख लेना, सिलेबस डाउनलोड कर देख लेना, वो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। अर्जुना कर लोगे तो पूरा जैम गेट हो जाएगा, ठीक है, अर्जुना का रिकॉर्डेड, अर्जुना 1 का रिकॉर्डेड कर लोगे तो। बाकी मुझे लगता है चैट में, मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, कुछ लास्ट के क्वेश्चंस देख लेता हूँ। बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर CUET फॉर प्लेसमेंट फोकस, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, ये सब हैं जो प्लेसमेंट कुछ हद तक देती है, नॉट 100%। BHU में 40% के आसपास है, DU में भी 40-50% के आसपास है, इतना ही है, आधे बच्चों का प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम आधों का। सो ठीक है जी, हाँ हाँ, अर्जुना 1 का कैलकुलस कर लोगे, एनफ है। इवन इफ यू डू अर्जुना 1 कैलकुलस पोर्शन, इट इज एनफ फॉर जैम। फुल जैम सिलेबस इज स्टिल सबसेट ऑफ गेट सिलेबस, अब तो ऑलमोस्ट इक्वल है, करीब आ रहा है, थोड़ा सा 1-2 टॉपिक वहां होगा, तो अगर आप अर्जुना का पूरा लेक्चर कर लोगे इट्स एनफ फॉर जैम, या ठीक है। ISIM स्टैट्स के लिए कोई बैच, हाँ बैच में प्लान कर रहा था, बट मुझे लगता है अभी देखता हूँ, टाइम मेरे पास लिमिटेड है, मैं शाम को 7 से 12 पढ़ाता हूँ, मतलब 6 से 12 पढ़ाता हूँ डेली रात को, तो इसी में जो होगा। अभी एक मेरा अर्जुना एकलव्या 1 चल रहा है, एकलव्या 2 चल रहा है, एकलव्या 1 में मैथ चल रहा है, परिमल सर पढ़ा रहे हैं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो वो मुझे आगे स्टैट्स पढ़ाना पड़ेगा। एकलव्या 2 में मैं ही पढ़ा रहा हूँ अभी, तो उसमें मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, फिर स्टैट्स भी उसमें पढ़ाना है, तो 2 बैच तो इंगेज है, 1.5 घंटे 3 घंटे तो इंगेज है, तो एक बैच में और स्टार्ट करूँगा, वो मैं नेट और गेट का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब तो जैम और ISI का मुझे लगता टाइम नहीं है मेरे पास, तो एक जैम नेट गेट का कंबाइंड बैच अभी चलाएंगे, एकलव्या 1 एकलव्या 2, ये 3 बैच चलेगा, 1.5 घंटे के अराउंड क्लास होगी, तो ये 4.5 घंटे इसमें फुल हो गया, या कोई 2 घंटे कर देंगे जिसका सिलेबस स्लो होगा। तो इस तरह से 6 से 12 ही टाइम में 1 घंटे डाउट क्लास ले लेता हूँ, तो यही हो सकता है कि 1.5 घंटे का 2 बैच और 1-2 घंटे का 1 बैच और फिर 1 डाउट क्लास, 6 घंटे ही खत्म हो जाएंगे मेरे। हाँ हाँ, टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन से मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज एंड DPPs अपडेट हो रहे हैं, तो आपको DPPs भी मिलेगा, जो एडिशनल टॉपिक है उसका, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम बनवा रहे हैं, ये यूनिट वाइज टेस्ट भी जो नया टॉपिक है उसका आपको मिलेगा, तो यूनिट वाइज टेस्ट में भी ऐड हो जाएगा, जो नया टॉपिक ऐड हुआ उसका अलग से, एंड फुल लेंथ टेस्ट में भी, क्योंकि कुछ टेस्ट अपलोड हो चुके हैं 40 टेस्ट फुल लेंथ, तो वो वैसे ही रहेगा। अब नए टेस्ट जो अपलोड होंगे वो अपडेटेड सिलेबस के होंगे, तो उसमें वो कंटेंट भी ऐड होगा जो हमारा अभी अपडेट हुआ है सिलेबस में, ठीक है। रिकॉर्डेड में स्टोकेस्टिक ऑलरेडी है, अगर आप देखोगे तो हम लोग गेट में स्टोकेस्टिक ऑलरेडी करा रखा है, तो अर्जुना 1 में ना स्टोकेस्टिक प्रोसेस में पिछले साल पढ़ा रखा, पिछले 2-3 साल से मैं गेट भी पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से नेट पढ़ा रहा हूँ, तो नेट और गेट दोनों में स्टोकेस्टिक ऑलरेडी है, तो मैंने नेट में भी स्टोकेस्टिक पढ़ाए हैं, गेट में भी स्टोकेस्टिक पढ़ाए हैं, तो उसका रिकॉर्डेड तो है कि मैं ऐड करवा देता हूँ जैम के सिलेबस में, ठीक है शिवा भाई। तो स्टोकेस्टिक और नॉन पैरेंट तो अभी ऐड करवा देता हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्डेड मेरे पास ऑलरेडी है, और जिन लोगों के पास अर्जुना 1 का एक्सेस है, अर्जुना 1 बैच का एक्सेस है ऐप पे, तो उसमें जाकर देखो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, नॉन पैरामीट्रिक मैंने ही पढ़ाए हैं दोनों कंटेंट लास्ट ईयर, तो उसका रिकॉर्डिंग है, वही जैम में भी काम आ जाएगा, कंटेंट तो वही है, बस वहाँ गेट के क्वेश्चंस करा रखे होंगे, ये बस। सो स्टोकेस्टिक नॉन पैरामीट्रिक वहाँ से हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव CUET में पढ़ाए हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा इससे डिस्क्रिप्टिव, तो पूरा कंटेंट 1 महीने के अंदर अपडेट हो जाएगा आपका, रिकॉर्डेड जो बच्चे खरीद चुके हैं उनको अपडेटेड कंटेंट आपको उसमें ऐड हो जाएगा आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, ठीक है। जो लाइव वाले हैं उनको तो करना ही है लाइव में, ये चीज़ है। आपका सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्या कहना काउंटिंग हुआ है अभी, तो क्या अभी एनफ टाइम है? हाँ अभी बहुत टाइम है, यू जस्ट ट्राई कीप ट्राइंग। देखो पहले हारना मत, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक हारना नहीं, आप कोशिश करते रहो जितना कर सके, यू ट्राई योर बेस्ट, आपको उम्मीद से बेहतर मिलेगा, आप अपने लेवल पे जितना कोशिश कर सकते हो करो, यू विल गेट बेटर दैन योर एक्सपेक्टेशंस, बट आप ऑनेस्टली मेहनत करो बिना कंपैरिजन करे, बिना कुछ सोचे, यू जस्ट, है ना, आप एग्ज़ाम तक तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम दो,
यू विल गेट बेटर रिजल्ट दैन यू एक्सपेक्ट। ठीक है। एम स्टैट्स के लिए डिफरेंट अप्रोच चाहिए। एम स्टैट्स के लिए डिफरेंट अप्रोच क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो और उसके जैसा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है यही सब है, तो यहीं पे स्टॉप करना चाहिए मुझे। कुछ है? सर हाँ 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 हेलो। हाँ, जो पूछ रहे हैं कि अगर आप गेट का पूरा सिलेबस कर लेते हैं तो जैम का अलग से कुछ नहीं करना। गेट के पूरे कंटेंट में जैम का पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा, इवन एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा भी कवर हो जाए, कोई नुकसान नहीं है। आप गेट का पूरा सिलेबस कर लोगे तो जैम का 100% सिलेबस में हो जाएगा। बोलिए जी। कौन पूछ सर रहा है? आज एकलव्य 2 की क्लासेस चलेगी? अभी होगी 9:30 से स्टार्ट करता हूँ, लेट हो गया। अभी 9:30 से 11 में रखेंगे। टेक्स्ट उसका कर दीजिए लिंक शिवा भाई, ग्रुप में 9:30 से होगी। हाँ, ग्रुप में लिख दो 9:30 से करते हैं। सर उसका लिंक कहाँ पे आता है? व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप एकलव्य 2 के? एकलव्य 1 वाले में है सर। तो एकलव्य 2 में टेक्स्ट करो, टीम को ऐड कर दे, एकलव्य 2 में भी ऐड कर देंगे आपको, तो उसमें लिंक मिल जाता है। ठीक है, कोई किसी बैच में भी आ सकता है, आप दोनों ग्रुप में भी रह सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि सर वहीं के इंटीग्रल कैलकुलस के अलावा बाकी सब कंप्लीट हो गया परिमल सर के वीडियो से। हाँ अच्छा बट वो ठीक है सोच रहे हैं कि एक आपके साथ लाइव हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी इंटीग्रल शुरू ही किया मैंने, तो हो जाएगा। ठीक है सर। सर किस नंबर पर टेक्स्ट करना है उसके लिए? वो जो अपडेट आता है ना, किसी 88 वाला नंबर होगा, 8810 है ना, जिससे एडवर्टाइजमेंट आता रहता है ना। जी सर। हाँ हाँ, अप्रोच सेम है। गेट और नेट का, सॉरी जैम और गेट का अप्रोच सेम है, नेट का पैटर्न अलग है। जैम गेट का एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल पैटर्न सेम ही है। ये गेट में भी 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, जैम में 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, नेट में तो 4.75 मार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के ऑलमोस्ट। तो उसका पैटर्न नेट का अलग है। सो गेट और जैम का पैटर्न सेम है, क्वेश्चन का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी आप ये समझो कि रफली गेट नेट की तैयारी अब एक साथ हो जाना है। आप गेट की तैयारी करोगे, जैम की भी तैयारी हो जाएगी, जैम की करोगे, गेट की भी तैयारी। ऑलमोस्ट सिलेबस ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, थोड़ा एक दो कंटेंट इधर उधर है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही हो गया है, समझो ये है। सो इफ यू, है ना, तो पैटर्न भी सेम है, प्रॉब्लम भी सेम है। तो जैम गेट का पैटर्न एक जैसा है, नेट का पैटर्न अलग है। नेट का एग्जाम 120 क्वेश्चन आते हैं, 60 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। जैम गेट में क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू अटेम्प्ट, ये है। जैम का डिफिकल्टी लेवल गेट के कंपटीशन में ज्यादा है। अभी जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है, द क्वेश्चन जो लेवल है जैम का, दैट इज डिफिकल्ट दैन द गेट क्वेश्चंस। एक्चुअली गेट के क्वेश्चंस इजी है, तो जो बच्चे, इसलिए होता है ना, जब मान्या जैसे है, वो हमारे बैच में थी, तो उसका गेट में 5 रैंक है, जैम में 36 रैंक है। मतलब हमारे यहाँ भी तो और भी जगह थी, इस तरह से है। तो इसे सांझली भी थी, हमारे यहाँ भी थी, और भी जगह थी, और कई सारे बच्चे आपको कॉमन दिख जाएंगे मार्केट में, है ना। तो ये बच्चे जहाँ भी उनको लगता है कि वहाँ से ये हेल्प मिल सकता है तो वो ले लेता है। जहाँ से हमारे यहाँ मेनली बच्चे सिलेबस है ना, ये सब करने आते हैं ज़्यादातर, मतलब जो मैंने देखा है कुछ दिनों में, तो उस तरह से है, जहाँ से जो मिलता है वो लेते हैं। 2 कोचिंग ज्वाइन, 2 हमारे यहाँ मॉक टेस्ट देते हैं, दूसरी जगह भी देते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो आपके ऊपर है, आप देख सकते हो। मेरा कोई किसी पे इन्फ्लुएंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी लाइफ है, अपने हिसाब से आगे बढ़ो, जो अच्छा लगता है वो करो, है ना। कोई मेरा इंटरफेरेंस किसी बच्चे की लाइफ में नहीं है। ठीक है, जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, PYQ करा रहा हूँ, डाउट क्लास ले रहा हूँ, मॉक टेस्ट आपको 200 से ज़्यादा करवा रहा हूँ, डाउट फैकल्टीज़ हैं। जितना हम सर्विस दे सकते हैं, जितना बच्चा मांगता है उससे ज़्यादा मैं देने की कोशिश करता हूँ, यही हमारी तरफ से कोशिश है। ठीक है, सो बाकी है ना, तो बाकी आपकी मर्जी है। सो मतलब बाकी सिर्फ हमारे यहाँ पढ़ोगे, जैसे प्रियांशु है, सिर्फ हमारे यहाँ था, 1 साल ढंग से तैयारी किया, 7th रैंक लाया। सिमरन है, सिर्फ हमारे यहाँ थी, उसने 1 साल तैयारी किया, 11th रैंक आया। और ये दोनों विदाउट ड्रॉपर बच्चे हैं, जो 3rd ईयर में तैयारी किए हैं, उसके साथ 7th और 11th रैंक लाए हैं, ये बच्चे हैं, है ना। और ये पूरे साल हमारे साथ, नॉट जस्ट मॉक टेस्ट दिए, मैं क्लियरफाई कर देता हूँ, आप उनसे भी पूछ सकते हो, किसी को चाहिए तो नंबर भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो सिमरन के 11th रैंक है, वो सब एकलव्य, पिछले साल एकलव्य 1 या एकलव्य 2 में थे, आप देख सकते हो, इंटरव्यू बता देंगे। वो पूरा सिलेबस हमारे यहाँ किया है, डाउट क्लास हमारे यहाँ किया, मॉक टेस्ट हमारे यहाँ दिया है। तो सिलेबस, मॉक टेस्ट, PYQs, DPP सब हमारे यहाँ किया 100%। तो ये बच्चे भी हैं। बाकी इन बच्चों से आप पर्सनली बात कर सकते हो, लिंक्डइन में मिल जाएंगे आपको, नहीं तो मैं नंबर भेज दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है। सर गेट में बढ़िया रैंक लेकर गवर्नमेंट जॉब सकते हैं क्या? नहीं, गेट का स्कोप गवर्नमेंट जॉब का नहीं है। ठीक है, गेट इज नॉट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। PSUs में जॉब मिलती हैं, वो भी स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, कभी कभी आता है, उसमें भी 5-6 सीटें होती हैं। सो नॉट फॉर जॉब। मेनली गेट का जो आप यूज़ कर सकते हो, गेट स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज़ फॉर PhD पर्पस और MTech एडमिशन और PhD एडमिशन, ये आपके लिए 2 काम हो सकता है। जॉब के लिए बहुत रेगुलर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कभी कभी आता है PSUs में, जैसे क्रीस है या इन सब में आता था, आया था,
मेरा भी जॉब हुआ था उसके 2022 में, मेरा भी हुआ था, जो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। क्रीस में है ना, क्रीस जो है उसमें असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट के पोस्ट पे इस तरह से है। या ठीक है ना, आप व्हाट्सअप करो, मैं भेज दूंगा, है ना, ऐसे पब्लिक से नहीं भेजेंगे, आप व्हाट्सअप करो मेरे नंबर पे, जो होगा आप जो भी नंबर वो भेज देंगे आपको, ठीक है। रीएनालिसिस है, मतलब रीएनालिसिस क्या है एक्चुअली, सीक्वेंस सीरीज पार्ट ऑफ रीएनालिसिस, एंड सीक्वेंस सीरीज है पार्ट ऑफ रीएनालिसिस ना, एंड जो है थोड़े से क्या है आगे, कैलकुलस इज ए पार्ट ऑफ रीएनालिसिस, है ना, जैसे ये चीज़ है। बाकी कैलकुलस अलग है, कैलकुलस इज अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ रीएनालिसिस, बट प्योर टोपोलॉजी नहीं, जो आप कहना चाह रहे हो शायद पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ये सब नहीं है ना, इन क्लोजर इंटीरियर ये सब नहीं है ना, वो इसमें पार्ट में। जैम 26 का लेवल कैसा होगा? तो पिछले 2-3 बार बॉम्बे ने एग्जाम कराए हैं, जैसे आप लोग कहते हो, तो मुझे लगता है जैसे अभी पैटर्न चल रहा है, 23 का डिफिकल्ट था, 24 का आसान था, 25 का डिफिकल्ट था। अब ऐसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मतलब मैं ऐसे नहीं बता सकता कि आसान होगा मुश्किल होगा, बट कुछ भी होगा आप इस पे फोकस करो कि आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, जितना हो सकता करो, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन उसकी मत लो कि इजी होगा डिफिकल्ट होगा, उसकी क्यों टेंशन लो, तैयारी करो अच्छे से। डिफिकल्ट भी होगा तब भी आपका रैंक वहीं रहेगा, आसान होगा तब भी आपका रैंक वहीं रहेगा, ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। बाकी मुझे लगता है इजी रहना चाहिए, जो बॉम्बे के ओल्ड है ना वो रहे हैं, तो उसके हिसाब से इजी रहना चाहिए, बट श्योरिटी तो नहीं कह सकता मैं। जैम इज मोर डिफिकल्ट, ठीक है ना। गेट में जस्ट 1500 बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें भी आधे जैम वाले होते हैं, और जैम 3000 बच्चे एग्जाम देते हैं। जैम का क्वेश्चन लेवल ज़्यादा है, जैम में ज़्यादा कंपटीशन है, तो जैम ज़्यादा डिफिकल्ट है क्वालिफाई करना देन गेट। जैम के बच्चे गेट इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ प्योर गेट के जो एस्पिरेंट है वो जैम देंगे शायद ही क्वालिफाई होगा, या ना भी हो, मे बी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए, तो मेरे क्लास टाइम है 9:30 से, एकलव्या 2 वाले जो बच्चे हैं 9:30 से क्लास होगी, 9:30 से 11 इंटीग्रल कैलकुलस की। अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाकी कुछ जिनको कुछ क्वेरीज हो तो यू कैन टेक्स्ट ऑन दिस नंबर, ये हमारा टीम का नंबर है, तो बाकी आप ये है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट, ये प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल करेंगे तभी आपको ऐप का लिंक आ जाएगा, गूगल जस्ट करेंगे तभी आ जाएगा, और ये नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।